आज का यह जो क्लास है इसमें हम मुख्यतया 3-4 चीजों पर डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह कि संस्कृत ऑप्शनल इसका सिलेबस क्या है, इसका क्लास टाइमिंग क्या है, मटेरियल्स में क्या क्या चीजें हैं और टेस्ट में आपको कैसे चीजें उपलब्ध होंगी। उसके बाद आज का जो मैंने ध्येय रखा है वह है कि आप 330 प्लस मार्क्स यूपीएससी मेंस में कैसे पाए। हमारा लक्ष्य है 330 प्लस मार्क्स हमें मिलना चाहिए। यह कैसे प्राप्त होगा, क्या चीजें होंगी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि संस्कृत का जो यह सिलेबस है वह कैसा है। क्या यह स्टैटिक है? स्टैटिक से तात्पर्य है कि कहीं इसमें डायनामिक प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, जैसा कि जीएस में आप लोगों ने देखा होगा कि जीएस में यदि आपने फंडामेंटल राइट्स एफआर आपने पढ़ा हो पॉलिटी में, जो सेकंड पेपर में आता है मेंस में, फिर भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो कि हो सकता है आप अटेम्प्ट करने में असुविधा की स्थिति महसूस कर रहे हैं। क्या ऐसा प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है या फिर यह सामान्य प्रश्न जैसा कि संस्कृत में आप लोगों ने देखा होगा उपमा कालिदास से ये बार बार ऐसा होता है। तो ये 3 चीजों पे हमारा यह क्लास होगा। पहली बात, हमारा यह सिलेबस क्या है संस्कृत ऑप्शनल का। दूसरा, इस क्लास का शेड्यूल टाइमिंग क्या होगी, लगभग 4 मंथ। और इसमें मटेरियल आप लोगों को हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कैसी चीजें हैं और टेस्ट इसके साथ में आपको उपलब्ध है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अगर प्रश्नों को देखा जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा जिससे कि हम 330 प्लस मार्क्स ले आए। और एक और बात जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं वह यह है कि यह जो संस्कृत ऑप्शनल है, आप लोगों ने जो अध्ययन अपने स्तर पे किया होगा, देखा होगा, जाना होगा, उसमें यह स्टैटिक की श्रेणी में आता है। स्टैटिक की श्रेणी में यानी कि डायनामिक प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम, यानी कि 53 क्वेश्चन टोटल पूछा जाता है यूपीएससी में। 53 प्रश्न आपको यूपीएससी के मेंस में फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर में पूछे जाते हैं। इन 53 प्रश्नों में आप मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न हो सकता है डायनामिक, यानी कि उस टॉपिक पे सिस्टमेटिक वे में आपसे अध्ययन की आवश्यकता मांगता हो। यह डायनामिक से रिलेटेड नहीं है, यानी स्टैटिक है। यानी स्टैटिक आपने तैयार कर लिया तो आपको आसानी से यह सिलेबस कवर हो जाएगा। एक और बात यह कि इसमें केवल और केवल 500 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। पूरे सिलेबस में हमारा प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। 2 प्रश्न पत्रों में जो प्रथम और द्वितीय 53 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरा 53 क्वेश्चन है। मैं ये कह रहा हूं टोटल पूछा जाता केवल 16 है। 8 प्रश्न पहले में और दूसरे में 8 प्रश्न 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही कई जगह पे, जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा जो पीसीएस है वहां पे सेम है, ये यूपीएससी और ये दोनों सेम है सिलेबस, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो सेम सिलेबस है, सेम सारी चीजें होंगी। तो टोटल अगर देखा जाए, क्वेश्चन वाइज एनालिसिस देखा जाए, तो फर्स्ट पेपर में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन के अंतर्गत छोटे छोटे और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी में 5 पूछा जाता है, किसी में 3 पूछा जाता है, किसी में 2 पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से 8 फर्स्ट पेपर में और 8 क्वेश्चन सेकंड पेपर में, कुल 16 प्रश्न हुए। परंतु उसमें जो सब क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट पेपर का और सेकेंड पेपर का, इसमें 5-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उसी तरीके से 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं अन्य। तो कुल मिलाकर के 53 क्वेश्चन बनते हैं। इन 53 क्वेश्चन में से आपको जो हम तैयार करेंगे वह 500 क्वेश्चन है। बता ये रहा था, पेपर फर्स्ट में 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकेंड पेपर में 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन हमारे कंपलसरी, मतलब हमें करने होते हैं। 8 में से 3 आप छोड़ सकते हैं और सेकेंड में भी आपको 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल जो हमारा सिलेबस है पेपर फर्स्ट में वह 180 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। 180 प्रश्न आपको तैयार करना है।
और पेपर सेकेंड में 320 क्वेश्चन आपको तैयार करना। हम देखेंगे अभी कि कैसे वह सिलेबस है और क्या चीजें हैं कि हमें टोटल 500 क्वेश्चन तैयार करना है। यदि आपने 500 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया, आप यकीन मानिए, और मेरे क्लास के साथ में नोट्स और सारी चीजें जो होमवर्क है उन सब चीजों को आपने किया, आप यकीन मानिए एक भी प्रश्न आउट ऑफ 500 बाहर नहीं जाएगा। कभी हो सकता है 10 मार्क्स का वह कभी अलग से प्रश्न पूछ दे, यूपीएससी है भाई, उसका भी सम्मान करना चाहिए, परंतु 490 मार्क्स इस जो 500 क्वेश्चन है इसमें से कवर हो जाएंगे। परंतु केवल यह 500 क्वेश्चन के साथ हमें उसका एक होलिस्टिक अप्रोच, सामान्य अध्ययन जिसे कहते हैं, वो हम लोग अध्ययन करेंगे और फोकस करेंगे इन 500 क्वेश्चन को कवर करने पर। आपके अगले 4-5 साल तक यह 500 प्रश्न आपको यूपीएससी में 330 प्लस लाने के लिए बेहद क्या होगा, सहायक होंगे। तो आप सभी लोग यह 500 क्वेश्चन तैयार करने की इच्छा रखते हैं, कर लेंगे, करने का प्रयास करेंगे? यस सर। यस सर। हमें 500 क्वेश्चन, म्यूट कर लीजिए, हमें 500 क्वेश्चन तैयार करना है। इसके अलावा हमें संस्कृत राइटिंग का काम अलग से, व्याकरण जो कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे, सिलेबस पे चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। मैं ये बता रहा हूं कि यह जो है सिलेबस कितना आसान है आपके लिए। अगर आपने मेरे साथ यह 4 मंथ का समय दिया तो आप उन चीजों को बेहद आसानी से कर पाएंगे। और उसके बाद आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, जिससे आपका रिलेशन बना रहे। आप जितना इसमें अध्ययन करेंगे वह आसानी से आपको यूपीएससी को 330 प्लस उतना ही ले जाएगा। हमारा आज का जो ध्येय है 330 प्लस आप लोग कैसे पाए, और मेरा लक्ष्य भी है, जो मेरा पर्सनल टारगेट है आप लोगों के लिए, इसमें से कोई एक, आप लोगों में से कोई एक ऐसा जरूर मुझे मिलेगा जो कि 350 प्लस मुझे देगा। और मुझे यकीन है आने वाले समय में, मुझे पता है कि आप लोगों में से कोई ऐसा जरूर होगा जो मुझे 350। अब ये कौन लाता है, कौन इतना मेहनत करता है, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। 330 प्लस आप सभी को लाना चाहिए, मगर इनमें आप लोगों में से कुछ एक ऐसे होंगे जो कि 350 प्लस लाएंगे। अब उनमें से आप बनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि नहीं, ये आप खुद तय कीजिए। ये 4 मंथ का समय आपके लिए यही है। अगर आपने यह समय मेरे साथ में दिया और सही से जो बताया जा रहा है आपने किया, उसके बाद आप रिवीजन करते रहे, देखते रहे। मीन्स जब भी होता है तो मैं 15 दिन का एक फ्री क्लास चलाता हूं, प्रीलिम्स के 1 हफ्ते के तुरंत बाद। उस साल आने वाले प्रश्नों पे हम लोग फोकस करते हैं कि उस साल कौन से प्रश्न बनेंगे, और लगभग आज तक ऐसा हुआ नहीं है, लगभग 95-97% प्रश्न जो हम लोग उस 15 दिन में कवर करते हैं, रिवीजन करते हैं एक तरीके से। अगर आप पहले क्लास नहीं किए हैं तो 15 दिन समझ में नहीं आएगा, तो वह उसमें से कवर हो जाता है। परंतु आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए, तैयारी होगी तो यह जो पहला प्रश्न था कि क्या यह स्टैटिक है, क्या यह स्टैटिक है या डायनामिक, जो हमने सोचा था। सिलेबस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले तो मैंने बताया था कि आपको यह स्टैटिक डिपार्टमेंट में आता है, स्टैटिक में आता है, एज इट इज प्रश्न आते हैं। कितने लोग हैं जो उपमा कालिदासस्य नाम सुने हैं, ऐसा नाम सुने हैं, उपमा कालिदासस्य? मैंने सुना सर। नाम सुने हुए हैं। अच्छा, दंडिनः पदलालित्यम कोई सुना है? जी सर। अच्छा, तो ये इस तरीके से दंडिनः पदलालित्यम जो आपने सुना है और उपमा कालिदासस्य, एटलीस्ट पिछले 20 सालों में कोई न कोई, अगर स्तर पे देखा जाए, फर्स्ट पेपर में देखा जाए, सेकंड पेपर में देखा जाए, तो एटलीस्ट 6 से 8 बार 9 बार यह प्रश्न दोनों पूछे गए। ऐसे ही सारे प्रश्न जो आप पढ़ेंगे, हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप अलग से आपको सोचना पड़े, जो हम पढ़ेंगे वही प्रश्न आपको उपलब्ध होगा वहां पे। ऐसा नहीं है कि आप अलग से पढ़े, अलग से अध्ययन किए और वही वो अलग से कोई टॉपिक से आगे। जैसे एफआर में बताता हूँ, फंडामेंटल राइट आपने पढ़ लिया, मगर यूपीएससी में जब मेंस में प्रश्न आएगा तो आपको लिखने में हो सकता है करंट से रिलेशन बना दे या अन्य चीजें हों, परंतु ऐसा नहीं आएगा जो आपने एफआर को पढ़ा होगा अलग अलग सिस्टमेटिक वे में कि ये
आर्टिकल 21 में ये चीजें उपलब्ध होती हैं, ऐसा वहां पे प्रश्न नहीं, वो एक डायनामिक प्रश्न। परंतु यहाँ पर जैसे आप आर्टिकल 21 जानते हैं वैसे ही आर्टिकल 21 ही यहाँ पर पूछा जाएगा। आपने उपमा कालिदास से पढ़ा तो उपमा कालिदास से ही पूछा जाएगा। आपने रघुवंशम का महाकाव्यत्व पढ़ा तो रघुवंशम का महाकाव्यत्व ही आपसे पूछा जाएगा। कुछ एक प्रश्न डायनामिक भी बनते हैं, 53 क्वेश्चन है, वो मैं बताता चलूंगा, और वो भी प्रश्न हमारे अंदर इंक्लूड होंगे। नया डायनामिक हो चाहे हुआ, वो भी हम क्वेश्चन के रूप में करके जाएंगे। वो यूपीएससी के लिए, नए लोगों के लिए डायनामिक होगा, परंतु हमारे लिए वह पहले से ही प्रिपेयर होगा, पहले से ही मैं वह डायनामिक आपको बना करके भेजूंगा। कुछ एक प्रश्न के लिए आपको 500 क्वेश्चन करना है, और साथ में आपको संस्कृत राइटिंग, व्याकरण और अनसीन पैसेज, इन 3 चीजों को अपने साथ में रखते हुए इन 500 क्वेश्चन को आपने किया तो वही जो मैं टारगेट कहता हूं 330 प्लस, वह आसानी से होगा। कैसे होगा, अन्य चीजों को भी देखेंगे। इससे पहले जो समय काल है, जो हमारा क्लास है, जो क्लास का समय काल है, मैं पहले भी आप लोगों को बताया हूं, 4 महीने का है। ये 2 पार्ट एक साथ चलता है। 2 पार्ट में हमारी 2 चीजें एक साथ चलेंगी। पहली, जैसे आपका 2 घंटे का क्लास है तो 2 घंटे में 1 घंटे का जो शेड्यूल होगा वह पहला सेक्शन, और जो दूसरा घंटे का शेड्यूल होगा वह दूसरा सेक्शन। परंतु पहला जो 10 दिन होगा, अभी का जो कल से जो स्टार्ट होगा, वह हमारा 10 से 12 दिन वह संस्कृत राइटिंग का होगा, केवल संस्कृत राइटिंग का। संस्कृत राइटिंग हम लोग पहले 10 से 12 दिन में हम लोग करेंगे। उसके बाद का जो शेड्यूल है उसके 2 पार्ट है। प्रथम 1 घंटा हम लोग संस्कृत राइटिंग करेंगे, उसके बाद संस्कृत राइटिंग हो जाएगा तो व्याकरण करेंगे, व्याकरण हो जाएगा तो अनसीन पैसेज को साथ में करेंगे, और ये तीनों हो जाएंगे तो फिर हम इससे करेंगे। ये पहले पार्ट में, संस्कृत के पहले पार्ट में हम लोग रखते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसमें हम हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर करेंगे। मतलब दूसरा जो घंटा स्टार्ट होता है, पहले घंटे में, पहले आवर में, फर्स्ट आवर में आप लोग संस्कृत राइटिंग, व्याकरण, एस्से और अनसीन पैसेज को देखेंगे। दूसरे आवर जो कि हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, आप लोग जानते भी होंगे, संस्कृत साहित्य का इतिहास। दूसरा संस्कृत क्रिटिसिज्म, यानी कि संस्कृत काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र अभी हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक करके सिलेबस पे, तो आप लोगों को पता चलेगा ये सारी चीजें हैं क्या। और क्लास का जो इसी दूसरे हाफ में जो क्लासेस चलेंगी उसमें होगा संस्कृत लिंग्विस्टिक, जिसे हम भाषा विज्ञान कहते हैं। चौथा पॉइंट होगा फिलॉसफी से संबंधित, भारतीय जो फिलॉसफी है उसमें 9 दर्शन आते हैं, षड दर्शन, और व्याकरण, अनसीन पैसेज और एस्से से संबंधित होगा। प्रथम घंटे में पूरे 4 महीने, और पूरे जो 4 महीने हैं 4 मंथ, इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे 10 दिन बाद, यानी कि यह जो संस्कृत राइटिंग आपकी हो जाएगी उसके बाद हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर करेंगे, संस्कृत साहित्य का इतिहास। उसके बाद हम करेंगे संस्कृत क्रिटिसिज्म, यानी कि संस्कृत जो काव्यशास्त्र है उससे संबंधित। फिर हम करेंगे संस्कृत का भाषा विज्ञान यानी लिंग्विस्टिक, और इंडियन फिलॉसफी उसके बाद के सेक्शन में होगा। इंडियन फिलॉसफी में 9 जो कि फिलोसफिकल थॉट्स हैं, स्कूल्स हैं हमारे यहाँ, आप 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन के। और उसके बाद लास्ट में जब क्लास समाप्त होने लगेगा उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर और साइंस, जो संस्कृत के समय काल में आर्ट एंड कल्चर और साइंस रहा है, यानी कि वैदिक से लेकर के आप 600 एडी तक लगा सकते हैं, उससे आगे तक भी जो भी संस्कृत में कार्य हुए हैं उनसे संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो हम लोग देखने का लास्ट में प्रयास करेंगे। तो हमारा क्लास 2 सेक्शन में बटा होगा, समझ में आ रहा है? हमारा क्लास क्या होगा, 2 सेक्शन में बटा होगा। पहला संस्कृत राइटिंग, व्याकरण, अनसीन पैसेज और एस्से। दूसरा जो मेन सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी और आर्ट एंड कल्चर। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। जो पहला पार्ट है, जो संस्कृत राइटिंग का पार्ट है, ये पीपीटी आपको इसलिए उपलब्ध होता है कि आपको लिख करके जरूरत ना पड़े लिखने के, और आपको समझ में भी आसानी से आ जाए क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं। इसलिए यह जो है पीपीटी की आवश्यकता पड़ती है ऑनलाइन क्लास में। और संस्कृत राइटिंग में और व्याकरण में जहां जरूरत होगी हम लोग
राइटिंग का भी प्रयोग करेंगे। आप लोग मेरा कुछ जो पीछे के वीडियो हैं उनको आप देखेंगे यूट्यूब पे, तो राइटिंग का भी वहां पर व्याकरण में स्पेशली जरूरत पड़ती है, तो वह यहाँ पर उपलब्ध होगा। पहला पार्ट हम लोगों ने क्या किया है, 2 पार्ट में इस सिलेबस को बांटा हुआ है। पहला पार्ट है संस्कृत राइटिंग, व्याकरण और एस्से और अनसीन पैसेज, और दूसरा पार्ट हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी और आर्ट एंड कल्चर। पहले पार्ट के बारे में, अच्छा ये पूरा सिलेबस है जो हमें पढ़ना है, यूपीएससी में जो अध्ययन करना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, वह यह पूरा है। इसके पहले पार्ट को हम लोग पहले देखते हैं, हम क्या क्या चीजें करेंगे और हमारे पास नोट्स में क्या क्या चीजें उपलब्ध होगा और वह, तो यह पूरा सिलेबस है। इसी सिलेबस से आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसी को हम लोग अलग अलग करके आगे के संदर्भ में देखेंगे। चलिए पहले पार्ट को देखते हैं। ये जो इसमें हम पहले पार्ट में देखेंगे संस्कृत राइटिंग, व्याकरण, अनसीन पैसेज और एस्से, इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे। यानी कि पुनः बता दे रहा हूं, क्लास 2 घंटे का, जिसमें 1 घंटा पहला पार्ट और 1 घंटा दूसरा पार्ट, 1 आवर फर्स्ट पार्ट एंड 1 आवर सेकेंड पार्ट। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट है, इसमें आपको संस्कृत राइटिंग से संबंधित 2 बुकलेट उपलब्ध होंगी। कई लोगों के पास उपलब्ध होंगे। किसके पास ये दोनों बुक हैं? कोई ऐसा है आप लोगों में जिनके पास पहुंच गया है ये दोनों बुक हैं? यस सर। आप नाम के थोड़ा साथ में बताइएगा, अभी फिलहाल अविनाश। फेमिलियर नहीं हो ना। अविनाश, आपके पास में है। यह जो क्लास स्टार्ट होगी कल से, ये इन 2 बुक पर आधारित होगी। 10 से 12 दिन में हम लोग पहले ये सीखेंगे संस्कृत राइटिंग, उसके बाद फिर रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट होगी। इसी संस्कृत राइटिंग में आपको 2 बुकलेट उपलब्ध है। ये आप आसानी से उसको 10 से 12 दिन में कवर करना है हम लोग, उसी में आपकी संस्कृत राइटिंग हो जाएगी। एक और बात यह है कि संस्कृत राइटिंग को लेकर के घबराना नहीं है कि हमको पता नहीं कैसे होगा, नहीं होगा। एक सिस्टमेटिक वे में डिजाइन किया हुआ है, जिसे आपको रटना न पड़े, याद न करना पड़े, और आसानी से अपने मनोभावों को आप लोग व्यक्त कर पाए, अपने से सेंटेंस को लिख पाए। जब आप मेरे तरीके से मेहनत करेंगे, 10 दिन 12 दिन का जो समय काल होगा, यह जो हमारा समय काल है संस्कृत राइटिंग का, तो आप यकीन मानिए 2 पेज आप लिखने योग्य बन जाएंगे 12 दिन के बाद, अगर आपने सही से मेहनत किया। अगर आपने मेहनत करने में ढीला ढाला की, तो आपको फिर वह थ्रू आउट क्लास 4 मंथ आपको समस्या होगी। इसलिए ये जो काल है 12 दिन का, इसमें आपको 10 दिन का ही है, मगर 2 दिन मैं एक्स्ट्रा रखता हूं कि आपको और इंप्रूवमेंट कुछ हो जाए। ये बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग पूरा मेहनत कीजिएगा। जितना होमवर्क दिया जा रहा है वो सारा करने का, जो भी छोड़ेगा वह समझिए आपको नुकसान करेगा आपके आगे राइटिंग में। ये बहुत क्रूशियल है। यह अगला जो हम लोग क्लास करेंगे 10 से 12 दिन, इसमें 2 बुकलेट आपको। इसके बाद हम लोग चलेंगे व्याकरण में। इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस भी करते जा रहे हैं, मैं बताऊंगा लास्ट में, परंतु सिलेबस की भी बहुत सारी चीजों को करते जाएंगे। यह जो व्याकरण है, पेपर फर्स्ट में प्रथम क्वेश्चन में आता है। सभी लोग सिलेबस थोड़ा बहुत अपने स्तर पे देखे हैं? यस सर। तो यह जो व्याकरण है, यह प्रथम प्रश्न पत्र में पहले नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। यह जो सिलेबस है 500 मार्क्स का टोटल है। 250 मार्क्स का आपका प्रथम प्रश्न पत्र होता है। द्वितीय प्रश्न पत्र 250 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 8 प्रश्न पहले प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं। जो प्रथम प्रश्न होता है वह व्याकरण से संबंधित होता है। यह व्याकरण ऐसा नहीं है कि संस्कृत का सारा व्याकरण आपको पढ़ना है। इसमें 5 टॉपिक दिए हुए हैं। कौन कौन सा? संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य। ये 5 टॉपिक दिए गए हैं। इससे ही संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी कि ये 5 टॉपिक आपने प्रिपेयर किया सही से, इन 5 टॉपिक से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जो प्रश्न पूछे जाते हैं 50 मार्क्स का होता है। 50 जो अंक है उससे संबंधित होता है। इसमें 30 मार्क्स का यह जो है यह प्रश्न पूछा जाता है, संज्ञा, संधि, कारक, वाच्य और समास। 10 मार्क्स के यानी 10 मार्क्स जो है उसमें एक पेज में लगभग 100 से 125 वर्ड में आपको क्या करना होता है,
संस्कृत में कोई चीज दी जाएगी, व्याकरण से संबंधित हो सकता है या फिर जो हिस्ट्री है हमारी संस्कृत साहित्य की उससे संबंधित हो सकता है, उससे कोई टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है 2 प्रश्न। यानी कि 30 प्रश्न का 30 नंबर का जो प्रश्न है वह संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य से पूछा जाएगा, और 10 मार्क्स का जो 2 प्रश्न है वह आपको हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर या फिर व्याकरण से कुछ टॉपिक दिए जा सकते हैं, उससे आपसे पूछे जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह व्याकरण है। उसमें 30 मार्क्स का व्याकरण पूछा जाता है, संस्कृत में लिखना होता है, और 10 मार्क्स का 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 से 125 वर्ड में आपको लिखना होता है। टोटल 50 मार्क्स का होता है। इस पे कोई डाउट है किसी को? नो सर। अच्छा, तो यह व्याकरण का यह 5 सेक्शन है, इसमें 30 मार्क्स में आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, इसकी खासियत यह है कि यह 2 लाइन से या फिर 3 लाइन में या 1 लाइन में आपको एग्जाम में लिखना होता है। या तो 1 लाइनर होगा या तो 2 और 3 लाइनर होगा। 2 से 3 लाइन में मैक्सिमम आपको इनके प्रश्नों को उत्तर को देना होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा यण संधि। यण संधि आप लोगों ने 8वीं 10वीं तक पढ़ी हुई होगी, जानी होगी। यण संधि आप लोगों ने जाना है, सुने हैं? यस सर। कोई नाम सुने हैं यण संधि? यस सर। यस सर। यण संधि में होता क्या है, कोई बताए? सर ऊ के बाद अ या ई के बाद अ आता है तो वो आधा मतलब यह वह में जैसे बन जाता है, यही चीज है। यही आपसे इसका एक सूत्र है, वह है इको एणच, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका सूत्र है यण संधि जो करते हैं, वह प्रश्न आपसे पूछेगा कि इको एणचि को 2 मार्क्स का होगा, व्याख्यायित कीजिए, बताइए। यण संधि करने वाला जो सूत्र है, जो रूल बनाता है, वह है इको एणच। यह सूत्र क्या करता है? यण संधि करता है। इस सूत्र को आपको 2 लाइन में बताना होगा, 2 से 3 लाइन में। बेहद आसान होता है, एक ही जैसा लिखना होता है, एक ही तरीके से लिखना होता है। आप यकीन माने कि यह जो 30 मार्क्स है, इसमें से आप 30 मार्क्स पूरा ले सकते हैं, कट नहीं सकता। एज ए मैथ है, आप 2 + 2 कर दीजिए, जैसे 4 होता है वैसे ही इसमें आपको लिखना। ऐसे ही जैसे यण संधि है इको एणचि, आपको 1 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो यह पूछा जाएगा इको एणचि क्या करता है, किम करोति, इको एणच सूत्रम किम करोति, इको एणच सूत्र क्या करता है। तो आपको 1 लाइन में 1 मार्क्स का आएगा, तो आपको लिखना है इको एणच इति सूत्रम यण संधिम करोति। इको एणच इति सूत्रम यण संधिम करोति, ये यण संधि करता है। ठीक है, 1 लाइन का यह प्रश्न है, 1 मार्क्स आपको कंप्लीट मिलेगा। यही यदि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो 2 मार्क्स में क्या होगा कि वह पूछेगा कि इस सूत्र को व्याख्या करें या समझाएं। इसमें एटलीस्ट 2 से 3 लाइन आपको लिखनी होती है। इसको कैसे लिखा जाता है वह भी आप लोगों को बताता हूं। यह पहली बात तो जैसे 1 लाइन में आप लिखेंगे इति सूत्रम यण संधिम करोति, यह सूत्र जो है यण संधि करता है। और यह सूत्र दूसरी लाइन में क्या करता है, इति सूत्रम कथयत यत्, यानी यण संधि इको यण सूत्रम कथयत यत्, जब ई उ रिलरी के बाद य अच जो कि स्वर कहा जाता आते हैं, तो य व र ल हो जाता है। जैसे यथा, शुद्धि उपास्य, मध्वरी, धातरंश और लाकृति। ये यदि आपने लिखा ऐसी तरीके से सारे लगभग 200 सूत्र हैं कंप्लीट, परंतु 200 सूत्र आपको तैयार नहीं करने हैं, लगभग 125 सूत्र, 120 सूत्र यदि आपने 2 से 3 लाइन में लिख लिए, तो आपका ये 30 मार्क्स का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। ये थ्रू आउट क्लास चलेगा। सिलेबस मैंने बताया कि यह पूरा जो व्याकरण है, संस्कृत राइटिंग है, अनसीन पैसेज है, इससे है, ये 4 महीने लगातार चलेगा। सिलेबस भी 4 महीने, 1 आवर वो और 1 आवर हम अलग से ये करेंगे। तो इको से ऐसे सूत्र आपको 1 लाइनर भी पूछे जा सकते हैं, या फिर 2 और 3 लाइनर आपसे पूछा 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। बेहद आसान होता है। 30 मार्क्स का इस तरीके से, चाहे वह संधि हो, समास हो, कारक हो और उन सब चीजों से संबंधित हो, जो वाच्य है, आसानी से आप लिख ले जाएंगे। आप जब यह क्लास समाप्त होगी तब इस क्लास की महत्ता आपको पता चलेगी कि ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और मैं पुनः बताता हूं,
330 जो हमारा टारगेट है, उसमें यह जो व्याकरण का पार्ट है, जिसमें ये 5 पॉइंट हैं हमारे, संज्ञा, संधि, समास, कारक और वाच्य, ये बहुत ही क्रूशियल है। इसमें एटलीस्ट आपको 30 में से 28 एटलीस्ट लाना है। मान लीजिए कभी आप ध्यान से उतर गया हो, कोई सूत्र ध्यान से उतर गया हो, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको 28 मार्क्स यहां पर लाना है, यदि आपने मेरे साथ में मेहनत किया, क्लास में किया यहां पर। और उधर जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, जो 2 हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत में 100 वर्ड में आपको लिखना है, यानी 10 लाइन 12 लाइन लिखनी है आपको दोनों। उसमें क्या है, एटलीस्ट 6 to 7 मार्क्स आपको दोनों में लाना है। पहली बात, सिलेबस में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपका। एक भी प्रश्न छूटा तो आपकी मेरिट वैसे ही कम होती चली जाएगी। एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, ये मेरा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 330 प्लस आप कैसे ले आए, और तीसरा ये है कि इन प्रश्नों का जो आप उत्तर लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा हो। जैसे अभी मैंने बताया इको एणच है, जो यह इको एणच सूत्र है, यण संधि करता है, आप लोग भी जानते हैं। यह ओवरऑल अन्य जगहों पे या संस्कृत बैकग्राउंड से यूपीएससी में कई बार संस्कृत बैकग्राउंड के भी बच्चे जो कि ग्रेजुएट होते हैं या फिर उससे एमए किए होते हैं, वो भी तैयारी करते हैं। वो जो पढ़े होते हैं वो यहाँ नहीं लिखना होता है, उस तरीके से नहीं लिखना है। यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे है, वहां पर आप 2 लाइन में कैसे अपनी बातों को कह पा रहे हैं। तो 2 लाइन में इन सूत्रों को व्याख्या कैसे करनी है, एक मैंने एग्जांपल आपको दिया। इसी तरीके से हर एक जगह पर पूरे सिलेबस में आपको कहां पर कैसे व्याख्या करनी है, कैसे लिखना है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, यह हम लोग डेवलप, हमारा 330 प्लस का जो टारगेट होगा वह कंप्लीट होगा। यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बहुत कम मेहनत करना चाहते हैं, आसानी से करना चाहते हैं, और आपका टारगेट 280 प्लस है, तो आप यकीन मानिए कि 280 प्लस आप बस क्लास को कवर कर लीजिए, बाकी आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बताए गए हैं क्लास में वही कवर कर लीजिए, 280 प्लस मिल जाएगा। परंतु 330 प्लस आपको लाना है तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक बात पर बहुत मेहनत करनी होगी। जो चीज बताई जा रही है उसको फॉलो अप में रखना पड़ेगा। 50 मार्क्स हमें एक्स्ट्रा लाना है। 280 यहां पर एवरेज मिलता है संस्कृत ऑप्शनल में, आपको 330 लाना है। अब यह कैसे हमें लाना है, जब तक आप एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करेंगे और सही चीजें, सारे प्रश्नों को कवर नहीं, कई बार प्रश्न लोग छोड़ देते हैं, तो छोड़ना नहीं है, सारे सिलेबस को कवर करना है। और मैं पहले भी बताया कि मेरा एक भी प्रश्न 500 मार्क्स में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपको यूपीएससी में हम पहले पढ़ करके न गए, या पढ़े होंगे वही आएगा। अगर आपने सही से मेहनत किया तो वह मिल जाएगा। चलिए आगे चला जाए। यह जो है संधि के संबंध में एक और चीज ऐसा है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे यहाँ यूपीएससी में, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ लोग प्रिपेयर करके थोड़ा बहुत कहीं से बाहर से मिल गया, वहां से प्रिपेयर कर लिए, कहीं से कुछ मिल गया वो प्रिपेयर कर लिए। यह जो प्रश्न पूछा जाता है, जो 5 इसमें टॉपिक हैं, संज्ञा, संधि, कारक, समास और वाच्य। जो संज्ञा और कारक आपको दिख रहे होंगे, यह आपको सिद्धांत कौमुदी से नॉर्मली पूछा जाता है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की एक रचना है, वहां से पूछा जाता है। और संधि और समास, यह जो प्रश्न है, यह लघु सिद्धांत कौमुदी एक वरदराजाचार्य की रचना है, उससे पूछा जाता है। ये 2 टॉपिक हैं, उससे आपको कोई अलग से पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में सारा, और न ही कहीं नोट्स खरीदने की जरूरत है और न ही कोई जरूरत पड़ेगी। आपको जो हमारा नोट्स दिया जा रहा है, जो हमारी चीजें उपलब्ध है, मोर देन सफिशिएंट है। वाच्य में हम संस्कृत राइटिंग में ही वाच करेंगे। इन्होंने प्रश्न पूछा कि सर हमें 5 अटेम्प्ट करना है, तो क्या 5 ही आप कराओगे या 8 प्रश्न पूरे कराओगे? मैं प्रथम प्रश्न पत्र में जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूरे कराऊंगा, और द्वितीय प्रश्न पत्र में जो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं वह मैं पूरे कराऊंगा। जिसमें आगे हम लोग चर्चा करेंगे, सेकेंड जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें चतुर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा लाइट में करेंगे। सभी बच्चे लगभग अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो वो जो है थोड़ा लाइट, परंतु 15-16 में से 15 प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। जो सेकेंड पेपर में चौथा नंबर संस्कृत में क्योंकि लिखना होता है 3 पेज 4 पेज में, तो वह जो है कई बच्चे
नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो थोड़ा सा लाइट में उसको करेंगे, उसको भी, परंतु थोड़ा लाइट में, पूरा सिलेबस। ठीक, तो इन्होंने राजेश्वरी ने प्रश्न पूछा था। पुनः आते हैं, संज्ञा और कारक हमें सिद्धांत कौमुदी जो आपको पढ़ा जाता है, जो आपको बताया जाता है, कहां से बताया जाता है, या प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह कहां से पूछे जाते हैं, वह मैं आपको बता रहा हूं। आपको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को पढ़ने की, सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, कोई जरूरत नहीं है, परंतु क्या है कि आप जाने कि ये प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, उनका लिमिटेशन क्या है, आपके पास सारा अवेलेबल है। तो संज्ञा और कारक हम लोग जानेंगे, संज्ञा और कारक क्या है, संधि समास क्या है, इनको नहीं पता होगा आप बेफिक्र रहिएगा। यह संज्ञा कारक सिद्धांत कौमुदी से और लघु सिद्धांत कौमुदी से संधि और समास के प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं। वाच्य हम लोग कोई ऐसी कोई सिलेबस नहीं है, परंतु हम लोग जो संस्कृत राइटिंग करते हैं उसी में यह वाच्य आ जाएगा। 10 मार्क्स में आपको व्याकरण से लास्ट ईयर एक प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न है उपपद विभक्ते कारक विभक्तिर बलीयसी। यह एक प्रश्न लास्ट ईयर आपसे पूछा गया था 10 मार्क्स में, 10 जो है नंबर का था। उसको आपको 10 से 12 लाइन में संस्कृत में लिखना था। यह जो पूछा गया था यह संबंधित है नागेश भट्ट के परिभाषेंदु शेखर से। एक परिभाषाएं हैं, कुछ नियम है, मैं लगभग 15-20 नियम होते हैं, आपको मैं दूंगा अलग से, उस पे हो सकता है वह 10 मार्क्स के प्रश्न पूछें, कभी भी वह पूछ सकते हैं। तो ये हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए। यह एक प्रश्न व्याकरण से ही संबंधित है, परंतु नागेश भट्ट जो हैं उनके परिभाषेंदु शेखर से। मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि यह जो व्याकरण है आपको जो पढ़ाया जाता है बहुत ब्रॉड स्तर पे, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न 30 मार्क्स का वो और 10 मार्क्स का व्याकरण से संबंधित जो एक्स्ट्रा पूछा जाएगा, जो एक पेज में आपको लिखना है, तो ये कंप्लीट हो जाए, यानी 40 जो मार्क्स है, अंक है, वह आप आसानी से प्राप्त कर पाए। आपको यह बताऊं कि ये जो प्रश्न था उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी लास्ट ईयर, जो हमारे यहाँ से गए थे उन्होंने तो अच्छे से किया, परंतु बाद में जो बच्चे आए या बहुत सारे बच्चे मेरे से फोन करके पूछे, एक भी बच्चा इसको समझ ही नहीं पाया कि आखिर क्या है, जबकि मैं 3 साल से इसको समझाने का बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रश्न मैं बताया पहले ही कि चाहे वह नया प्रश्न बने चाहे वह पुराना हो, हम पहले से ही करके, ये पहले से ही पढ़ाया हुआ है, और ये पिछली बार नया आया था। व्याकरण का जो नागेश भट्ट है व्याकरण के नवीन व्याकरण माने जाते हैं, बहुत इनका सम्मान है। इनके ग्रंथ का नाम है परिभाषेंदु शेखर, इनके ग्रंथ का नाम लघु शब्देंदु शेखर, बृहद शब्देंदु शेखर, कई ग्रंथ हैं इनके, व्याकरण पे बहुत संबंधित इन्होंने कार्य किए हैं, तो इनका बड़ा महत्व है। और क्योंकि व्याकरण से संबंधित है तो आपको इनको भी थोड़ा बहुत पढ़ना बनता है। इसमें 15-20 रूल हैं, ये हम लोग इन 5 से अलग हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो व्याकरण में ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। किसी को कोई डाउट है व्याकरण से संबंधित आप पूछ सकते हैं, प्रत्येक बार मैं आपसे पूछूंगा। आप लोग पहले भी थोड़ा बहुत सिलेबस से, चलिए आगे चला जाए। अब आते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन मैं पुनः बता देता हूं कि हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं प्रथम पार्ट, जिसमें हम लोग संस्कृत राइटिंग, व्याकरण, एस्से और यह जो अनसीन पैसेज है, वह अपठित गद्यांश जिसे हिंदी में कहा जाता है, वह हम कैसे कवर करेंगे, कैसे क्लास में हम लोग करेंगे। तो यह जो सेक्शन है अनसीन पैसेज, यह प्रथम प्रश्न पत्र के 8वें नंबर प्रश्न में आता है। 8वें नंबर प्रश्न जो है वह कंपलसरी नहीं है। व्याकरण आपको कंपलसरी है, आपको लिखना ही पड़ेगा, चाहे वह आता हो चाहे नहीं। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं, परंतु आपको वही चीज 330 प्लस लाना है, तो यह आपको छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है, क्यों इतना यह इजी है, उसको मैं बताता हूं। यह 8वां नंबर प्रथम प्रश्न पत्र में हमें 5 ही करना है। पहला कंपलसरी हमने देखा व्याकरण का, अब 8वां देख रहे हैं जो कि कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। इसमें 2 प्रश्न आते हैं 25-25 मार्क्स के, 2 प्रश्न टोटल आता है, 25 मार्क्स और 25 मार्क्स के 2 आते हैं। अनसीन पैसेज आता है, आप लोग 8वीं 10वीं में देखे होंगे। अनसीन पैसेज से आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है अनसीन पैसेज? अनसीन पैसेज क्या होता है, कोई बताए?
अपठित गद्यांश जिसे कहते हैं, उसमें एक गद्य दिया हुआ रहेगा और गद्य के आधार पर आपसे सवाल पूछा जाएगा। हाँ, उस पे अभी हम लोग देखते हैं। गद्य ही नहीं, पद्य भी दिया जा सकता है। गद्यांश भी हो सकता जी है और पद्यांश भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए दोनों, क्योंकि गद्य पूछा जाता है तो बच्चे तैयार नहीं रहते, मैं दोनों तैयार करूंगा। यदि पद्य पूछ लिया तब आप ऐसे प्रश्न। अब ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है, इसमें अगर आपने 50 मार्क्स का आता है 45 नहीं लाए, तो अगर आपने 330 प्लस तो आप किसी भी एन के प्रकार पहुंच जाएंगे, मगर 50 प्लस 350 प्लस चाहिए, तो इसमें 45 प्लस आपको चाहिए। ये जो 50 मार्क्स का है इसमें दो आते हैं, अनसिन बेहद आसान होता है, इसमें आपको 45 प्लस लाना है। और मेरे क्लास करने के बाद अगर आपका 45 प्लस नहीं आ रहा है तो मेरा क्लास करना भी आपके लिए बेकार है। और यदि आपका 330 नहीं आ रहा है, उसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो भी मेरा क्लास करना बेकार है आपका। 280 के लिए मेहनत मत कीजिए। आपको पता नहीं है कि जो निचली रैंक होती है, हम लोग 3-3 बार इंटरव्यू दिए हैं उस समय काल में, जब सीट बहुत कम, 400, 300, 350, ऐसी चीज होती, कंपटीशन आप सोच रहे होंगे उस समय कैसा होगा। तो क्या है कि अभी भी मेरिट में जो टॉपर होता है और बॉटम में जो होता है, 100 मार्क्स का अंतर होता है टोटल, मैक्सिमम 100 मार्क्स का अंतर होता है। मैं जनरल की बात, कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जो टॉपर होता है और जो बॉटम पे है। और यदि आप 2 मार्क्स कम लाए हैं तो हो सकता है कोई आईपीएस बन गया हो, आप आईआरएस हो, जीवन भर आप आईआरएस रह जाएंगे, वो आईपीएस रहेगा। हो सकता है 2 मार्क्स आपने कम लिया तो वह आईएएस बन जाएगा और आप जो है आईपीएस रह जाएंगे, हो सकता है आईएफएस रह जाए। टॉप 200 में आने के लिए मेरे संस्कृत में 330 प्लस लाना होगा। और इसमें जो दो प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण पहला प्रश्न 50 नंबर का जिसमें मैं बताया, और 50 नंबर का यह, इसमें से आपको 90 प्रश्न के आसपास लाना है। 85 तो किसी भी हालत में इन दो प्रश्नों में लाना है। और यह मेरा क्लास करने के बाद यदि इतना नहीं आया तो आपकी मेहनत, आपने उसको लाइटली लिया है। मेरे पढ़ाने के बाद यदि 85 प्लस 90 नहीं आ रहा है इन दो प्रश्नों में, तो आप ये समझिए आपकी गलती है। ये 4 महीना आपने सही से मेहनत नहीं किया है। ये बहुत मेहनत करने की, अगर आपको 330 प्लस और 350 का टारगेट आपको पाना है तो इनमें से आउट ऑफ 100 85 90 आपको लाना है। और आप यकीन मानिए इसमें लाया जाता है। समझिएगा इसका प्रश्न कितना आसान होता है, कितना आसानी से यह पूछा जाता है। ये देखिए, हम लोग एक एक करके चर्चा, आप लोग यह मत सोचिएगा कि आप आज केवल 2 घंटे की क्लास होगी, जितना भी समय चलेगा आप लोग पूरा समय दीजिएगा, क्योंकि यह आपको निर्धारित करेगा कि आपको भविष्य में करना क्या है। जो यह प्रश्न आता है 2017 में प्रश्न आया हुआ है, वह मैं आपके सामने, अनसिन पैसेज का मतलब होता है एक पैसेज दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। संस्कृत राइटिंग इसीलिए मैं 10-12 दिन पहले करा रहा हूं कि आप आसानी से उस लेवल पे पहुंच सकें। यह पैसेज दिया होता है, इस पे आधारित आपको 5 प्रश्न दिए रहते हैं। ये 5 प्रश्न दिया हुआ है, 5 प्रश्न दिए, और प्रत्येक 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का प्रत्येक अनसीन पैसेज दिया हुआ है। उसी में से देख करके इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे कि आप सीसैट में देखते होंगे, आप लोग जब यूपीएससी में सीसैट देंगे तो वहां पे अनसीन आता है कि नहीं आता है ना, सीसैट में आता है। और कोई बताइए, आप लोग सीसैट में आता है ना अनसीन, उसमें पैसेज दिया रहता है, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जाता है। यस सर। ठीक है, उसमें लगभग 30-35 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर सोचिए ये 2 अनसीन पैसेज है, आपको लिखा हुआ है और उसी में से लिखना है, अपने से एजम्पशन नहीं करना है, उसी में से लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये कितना आसान है। पहले आपको संस्कृत राइटिंग आ जाए 10-12 दिन में, तब यह आसान, और पूरा 3-4 महीने तक 1 आवर जो मैंने शेड्यूल बताया हुआ है वो हमें करना है। अब देखिए, इसको पहले समझिए ये क्या दिया हुआ है और क्या चीजें हैं। यह एक्चुअली क्या था, आप लोग इच्छा हो तो एनसीईआरटी भी
जब आपके पास समय हो पन्ने पलट लीजिएगा, मतलब संस्कृत राइटिंग व्याकरण मेरा करने के बाद एनसीईआरटी पन्ना, ये एक्चुअली एनसीईआरटी से पूछा गया था, मेरे ख्याल से 9th का एनसीईआरटी था, उससे यह पूछा गया था, 9th था या 11th था, उसके ही ये सारे जो पहलू हैं उसी से यह पूछा गया था। खैर, थोड़ा सा मानक पूछा जाता है, स्टैंडर्ड पूछा जाता है, क्योंकि अनसिन पैसेज वहां सीसैट में देखते होंगे, वहां पर आपको 28-29 क्वेश्चन करने में आउट ऑफ 80 काफी लोग फेल हो जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 28 क्वेश्चन बच्चे 29 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं 80 क्वेश्चन में से। वैसे ही यहाँ पर नहीं, वो बाद में, अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ना नहीं है, उसको बहुत जरूरत नहीं है। यूपीएससी में एनसीईआरटी हमारे संस्कृत के लिए यूजफुल नहीं है। मैं बताऊंगा, मैं जो बताऊंगा, जो चैप्टर जिस तरीके से बताऊंगा वो आप कीजिएगा। यूपीएससी की एनसीईआरटी हमारे लिए बस थोड़ा सा राइटिंग में, आप 6वीं की एनसीईआरटी ले लीजिए, 7वीं की एनसीईआरटी ले लीजिए, जब आपकी राइटिंग हो जाए, व्याकरण हो जाए, तब उसका अभ्यास आप चाहे तो कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको, मगर अभी नहीं। वो भी मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको। चलिए, इन प्रश्नों को पहले देखते हैं। ये 8वां नंबर जो प्रश्न है, इसमें यह क्या पूछा गया है, कितना आसान है, और इसमें आप आउट ऑफ 50 आप 45 कैसे ले आए। देखिए, प्रश्न पूछा गया, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 25-25 मार्क्स के, 5-5 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, पहले ही बताया। यह प्रश्न था, देखिएगा पूरा सेंटेंस जो आपको दिया गया है वह है, कवि शब्दस्य मौलिको व्यापकश्चार्थो अस्ति। कवि जो शब्द होता है, पहले आप समझिएगा, तब आप अपने से उत्तर देंगे। पहले आप समझिएगा, कवि शब्द का मौलिक और व्यापक अर्थ होता है। एक मौलिक अर्थ होता है कवि, जिसे आप जानते हैं, कवि आप लोग जानते हैं ना, कवि किसे कहते हैं, पोएट किसे कहते हैं, जो कविता की रचना करता है। हाँ, कविता, गद्य लिखता हो, नाटक लिखता हो, कोई भी चीज है, ये सबको, केवल को कविता ही नहीं, गद्य भी लिखने वाला, नाटक भी लिखने वाला, सब कवि है। एक तो मौलिक अर्थ होता है और एक व्यापक अर्थ होता है। कवि शब्दस्य मौलिको व्यापकश्च अर्थः अस्ति। मौलिक अर्थ है और व्यापक अर्थ है। पहले मौलिक को आप देखिए, मौलिक मतलब कवि होता क्या है, उसके बारे में हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया, फिर हम देखेंगे उसका व्यापक अर्थ क्या होता है और उसके बारे में हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया। कहते हैं, इंद्रिय गोचर तत्वानाम साक्षात्कर्ता पुरुष इति। जो इंद्रिय से देख लेता है, जैसे हम मान लीजिए जल पी रहे हैं, जो हम जल पीते हैं तो उसमें मान लीजिए आम खा रहे हैं, मीठा आम है, तो हम जब इंद्रिय से गोचर होते हैं, इंद्रियों से हम देख लेते हैं, हम आंख से कोई चीज देख लें, जगत में क्या हो रहा है आंख से देख लें, वो क्या होता है, आदमी होता है, इंसान होता है, पुरुष होता है ना। सामान्य अर्थ में समझिएगा कवि शब्द क्या है। तो सामान्य व्यक्ति क्या होता है, जो आंखों से देख लेता है, समझ लेता है। पिक्चर देखने गए, आप रोने लगे, देख करके आप रोने लगे। ये इंद्रियां जो अनुभूति करती हैं, इंद्रियां जो हमारी है आनंद लेती हैं, जो कष्ट होता है, ये सब जो है उसका साक्षात करने वाला पुरुष एक सामान्य व्यक्ति होता है। परंतु कवि कैसा होता है, देखिए कवि का मौलिक अर्थ, कवि होता कहता है, कहते हैं कवयः क्रांतदर्शिनः। निरुक्त शास्त्र में कहा गया, कवि जो होता है क्रांतदर्शी होता है। क्रांत का मतलब होता है जो परे हो, समय से परे, आपकी आंखों से परे, त्रिकाल से परे। जो कहते हैं ना हिंदी में, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे, क्या पहुंचे, कोई बताए, कवि। कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, वही कह रहे हैं। क्रांतदर्शी का वही मतलब है, क्रांतदर्शी होते हैं जो सीमा से परे होता है, समय से परे होता है, उसको देख लेते हैं। कवयः क्रांतदर्शिनः। मौलिक अर्थ क्या है, सामान्य लोग तो इंद्रियों से देखते हैं, उसको देख लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं, ऐसे पुरुष होते हैं। परंतु जो कवि होते हैं वह क्रांतदर्शी होते हैं। निरुक्त में कहा गया है, निरुक्त में यह बात कही गई है, ठीक है। और कहते हैं, ये पहला महत्वपूर्ण है, ऋषि शब्दस्य अयम एवं महत्वपूर्ण अर्थ। और क्या कहते हैं, जो कवि होता है, ये कहते हैं अगली बात, ये तो हो गया जो क्रांतदर्शी होते हैं उनको कवि कहा जाता है। अब अध्यात्म शास्त्र, तीसरी लाइन आप लोग देख रहे होंगे, क्या कह रहा है, अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञस्य विदुषः प्राचीनम अभिधानम कवि इत्येव अस्ति। जो अध्यात्म शास्त्र के मर्मज्ञ होते थे,
अध्यात्म, आप लोग समझ रहे हैं ना अध्यात्म को, जो दर्शन की बात करता हो, जो जीवन जीने की कला सिखाता हो, अध्यात्मवादी थे। कौन? बुद्ध, शंकराचार्य, ये सभी लोग अध्यात्म है। तो प्राचीनम अभिधानम, प्राचीन कवि किसे कहा जाता था? जो अध्यात्म शास्त्र को, ये जो बुद्ध थे ये भी कवि थे, प्राचीन समय काल में इनको कवि कहा जाता था। मेरी बात समझ रहे हैं? प्राचीन समय काल में जो अध्यात्म शास्त्र के मर्मज्ञ होते थे, अध्यात्म शास्त्र के बारे में आपको कुछ ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, समझा रहे हो, उनको कवि कहा जाता था। ठीक है, और इन सब चीजों को बताने के बाद आगे कहते हैं, न केवलम गीतायाम उपनिषत्सु एव उपलभ्यते, गीतायाम और गीता में और उपनिषद जो होते हैं, आप लोग नाम जानते होंगे, बहुत सारे उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद हमारे सिलेबस में है। इन उपनिषदों में इस कवि शब्द का महनीयम शब्द, महत बताया गया। मतलब एक मौलिक अर्थ हो गया और एक व्यापक अर्थ, व्यापक अर्थ बताया गया है। इस कवि शब्द का मौलिक कवि क्रांतिदर्शी होता है। ये कैसा होता है? जो कि अध्यात्म शास्त्र से संबंधित होता है, उसको मौलिक कहते हैं। और इसका एक बृहद अर्थ बताया गया, किसमें? गीता में और उपनिषदों में, उपनिषत्सु और गीतायाम। कहते हैं कठोपनिषद में, आप जाइएगा, जो दूसरा रेड लाइन आपको दिख रहा होगा, कहते हैं कठोपनिषद में इस कवि को क्या कहा गया है, बृहद आधार दिया गया है, इसको क्या कहा गया है कवि को। कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती। कहते हैं ये जो कवि होता है ना कठोपनिषद में, बिहार में यह सिलेबस में है कठोपनिषद, यूपीएससी में नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है ये। कहते हैं जो कवि होता है कवयः वदन्ति, देखिएगा ध्यान से, आप लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन, बात समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। कोई ऐसा है Yes, जिसको sir. समझ में नहीं आ रहा है? कोई चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आई हो, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं दूसरे तरीके, आपको जब तक ना समझ में आए तब तक मैं उस पर चर्चा करता रहूंगा, अलग अलग तरीके से आपको बताता रहूंगा। चलिए, तो कहते हैं कवयः वदन्ति, कवि कहते हैं, कवि कहते हैं उसको, किसको? दुर्गम पथः, पथ कैसा होता है? दुर्ग होता है, दुर्गम होता है। दुर्गम आप समझते हैं ना, बहुत कठिन होता है। कहते हैं ना दुर्गम है आपका पथ, यूपीएससी की तैयारी बड़ी दुर्गम होती है, कठिन होता है। दुर्गम पथः, आप लोग भी कवि हैं। दुर्गम पथः कवयः वदन्ति, जो पथ होता है, मार्ग होता है, कैसा? दुर्गम होता है, दुर्गम मार्ग। दुर मतलब खराब, गमनम, दुर्गम, खराब जो गमन रास्ता हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये दुर्गमन है, बहुत कठिन मार्ग है, ऐसे नहीं प्राप्त होगा आपको यूपीएससी। तो जिनका दुर्ग कठिन होता है, दुर्गम होता है, रास्ता जो कठिन होता है, उसको कवि कहते हैं। क्योंकि इनकी स्थिति कैसी होती है? कहते हैं क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। ये जो आप तलवार देखें, तलवार ऐसा जिसमें दोनों तरफ धारा हो, इधर भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, ऊपर पैर रखे तो कटेगा, और इधर भी कहीं से भी आप, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या, जैसे तलवार ऐसे रखी हो सीधा। ये जो दुर्ग है, ये दुर्गम है, ये जो मार्ग है आपका यूपीएससी का भी, आपकी जो यूपीएससी का मार्ग है, यह क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, मतलब लगातार क्या है, यह मार्ग पर क्या किया गया है? तलवार की धार लगी हुई है, और उस पर आपको चलना है। पूरा मार्ग क्या है? क्षुरस्य धारा है। छुरा आप जानते हैं ना, छुरा तो सामान्य लैंग्वेज में है ना, छुरस्य की धारा जो होती, छुरे की जो जैसे आपके मार्ग पे रखा हो और उस पर आपको चलना हो, यूपीएससी का मार्ग इस तरीके से, इसको कवि कहा जाता है। जिसका रास्ता कैसा होता है? क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जिसपे मार्ग पर क्या होता है? तलवार की धार लगी रहती और उस पर वह चलता है। ऐसा जो कठिन मार्ग होता है, उसको चलने वाले को हम कवि कहते हैं, कठोपनिषद में कहा गया। क्या सुंदर बात कहा गया, समझ में आ रहा है? कवि किसे कहते हैं, कोई बताए? जिसका पथ बहुत दुर्गम होता है और कठोपनिषद के अनुसार तलवार के धार पे चलने जैसा होता है। धार पे चलने जैसा। और देखिए कहते हैं ये क्या हो गया, थोड़ा सा वो जो कवि का मौलिक अर्थ हो गया, कवि जिसे कहते हैं, इसके लिए कठोपनिषद में बात की गई।
मौलिक अर्थ ये हो गया। मूल जो अर्थ है कवि का कि वह तो दुर्गम पथस्तत्व कवयो वदंती, कठोपनिषद में कहा। कवयः क्रांतदर्शिनः किसमें कहा गया? निरुक्त शास्त्र में। निरुक्त हम लोग देखेंगे, निरुक्त हमारे जो है व्याकरण का एक पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है, वहां पे कहा गया। और कहते हैं इसका जो व्यापक अर्थ है वह आगे हम लोग देखते हैं। कहते हैं ईशावास्योपनिषद में कहा गया। अब चौथे उस पे जाइएगा, तीसरे पे जो रेड कलर का दिख रहा होगा, ईशावास्योत में इसका बृहद स्तर पे बताया गया। क्या कहते हैं? कविर मनीषी परभ्यु स्वयंभूर याथा तथ्यो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य। देखिएगा, हम लोग ईशा उपनिषद पढ़ेंगे, यूपीएससी में है, उसमें यह दिया हुआ है। कवि वो होता है जो मनीषी होता है, वह इसको ब्रह्म से जोड़ा गया है। गीता में और ईशावास्योपनिषद में कवि को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ब्रह्म को स्वरूप में जोड़ा गया है। कवि वह होता है, और ये कैसे होता है ब्रह्म समान, अभी हम लोग चर्चा करेंगे। कहते हैं कविर मनीषी, मनीषी होता है बहुत मेहनत करने वाला, लगन से रहने वाला, और बहुत ज्ञानी होता है। परिभू अपने से उत्पन्न होता है। देखिएगा, ईश्वर की बात कर रहे हैं, ब्रह्म की कह रहे हैं, ये कवि होता है अपने से उत्पन्न। अच्छा, आप सामान्य बताइए कि कोई कवि आप देखें पढ़ा लिखा करके किसी को आप कवि बना सकते हैं? कालिदास को पढ़ा लिखा करके बनाया जा सकता है, तुलसीदास को बनाया जा सकता है? कोई अपने से ही कवि उत्पन्न होता है ना। आप देखेंगे एक मोची थे, वो अभी कवि थे। कबीरदास क्या थे? वो भी कवि थे। ये अपने से उत्पन्न होते हैं, स्वयंभू होते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, ईश्वर के समान रख दिए, ब्रह्म के समान रख दिए किसको? कवि का नाम। कवि कैसा होता है? ब्रह्म के समान। वह स्वयं स्वयंभू, और वह जैसा चाहता, याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधा शाश्वतीभ्य समाभ्य, वह जैसा चाहता है वैसा जगत का निर्माण करता है, अपनी इच्छा से, अपने मन से जगत का निर्माण। यानी इस जगत का निर्माण करता होता है कवि होता है। यानी कवि का व्यापक अर्थ हो गया, कवि जो है व्यापक अर्थ में हो गया, कवि के ईश्वर की संज्ञा दी गई। कवि कैसा होता है आप देखेंगे, जो कवि जो काव्य होता है, आप रश्मि रथी को देख लें या कोई भी देख लें, मेघदूतम को देख लें, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को देख लें, ये कहीं लिखा थोड़ी ना, वो उन्होंने अपने मन से लिखा है। और उस देखिए अपने जगत का निर्माण अपने मन से करते हैं, खुद से उसकी एंडिंग कैसे होनी है, कैसे कौन व्यक्ति क्या करेगा, कभी करता है कि नहीं? पिक्चर जो आप देखते हैं ये कोई एक्चुअली होता नहीं है, वो कोई लिखता है ना, लिखने वाला उसका निर्माण करता है, डिजाइन वो करता है कि नहीं? जी सर। वैसे ही क्या है, ये कवि ईश्वर भी क्या है, निर्माण करता है। ईश्वर को, कवि को ब्रह्म की संज्ञा समान, जैसे ब्रह्म निर्माण करता है, एक तरीके समझिए, वैसे ये भी अपने जगत का निर्माण करता है, अपने ग्रंथों का, और ये भी एक जगत है। आप देखेंगे हजारों लोग, वह जो हैरी पॉटर है उसकी जो सीरीज है, लाखों लोग पढ़ करके कितना आनंदित हुए। वो उस जगत का, इस जगत में है क्या? वो इस जगत में है, ऐसा होता है। मगर जो पढ़ा, आनंद मिला कि नहीं? लाइन लगती थी जब आप लोग छोटे रहे होंगे, तो जो हैरी पॉटर के न्यूज सुनते होंगे, हजारों लोग लाइन लगा के उसकी सीरीज को खरीदने के लिए, जो बुक आती थी, बाद में उस पर मूवी भी बना, वो भी देखने के लिए हजारों लोग। तो उस जगत का निर्माण करता हुआ जो डम्बल, पता नहीं कौन थे, डम्बल डोर और ये सब लोग, उसकी जगत का निर्माण करता हुआ कवियत्री थी कि नहीं थी? थी ना। उसमें वो किसी को भी जब चाहे तब मार दे, जैसे कभी सास भी बहू, ये पता नहीं कितने सालों तक चला, उनकी इच्छा होती हजारों साल तक चला देते, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। कब कौन मर जाए, कब कैसे हो जाए, ये उसके जो राइटर होता था डिसाइड कर देता था। तो क्या होता है, कवि जो होता है अपने जगत का निर्माण करता खुद होता है। ईशावास्योपनिषद में कवि को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। जैसे ईश्वर जगत का निर्माण करता है अपने मन से, कब किसको मरना है, कैसे करना है, वैसे वैसे ही यह भी क्या होता है, अपनी जगत का निर्माण करता है। और गीता में कहा गया, कविम पुराण मनुषासितार मनोरणीया मनुस्मरेद्य। क्या कहते हैं? कवि वह होता है जो पुराण है, पुरा काल से, यानी ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर ही तो पुराण है, पुरा काल से है,
प्राचीन है सबसे, वही एक है सबसे पुराना। अनुशासितारा, वह क्या करता है? ईश्वर है। कौन? अनुशासन देता है। इस जगत में आपने क्या पाया है, क्या आपने अच्छा किया है, उसका फल देता है। अणोरणीयाम, अणु, अणु से भी अणु छोटा है वह ईश्वर। कभी कैसे क्या होता है? अणु अणियाम, मतलब अणु से क्या है? अणु से भी बहुत छोटा है। गीता में क्या कहा गया? कवि पुराण होता है, सबसे प्राचीन होता है, ईश्वर के समान संज्ञा दी गई। और कभी क्या होता है? सबका अनुशासन। आप देखे उस हैरी पॉटर के संदर्भ में, आपको उसमें अनुशासन गलत किए हो, कहाँ मारना है, कब क्या करना है, कभी करता है। और कहते हैं अणोरणीयाम, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म है। जो कवि है वह सूक्ष्म ईश्वर है, सूक्ष्म से सूक्ष्म। कवि की श्रेणी जो है ईश्वर से की गई है, कवि ही ईश्वर है, ये कह रहे हैं गीता और जो है ईशावास्य। ये बृहद अर्थ हो गया, समझ में आया? ये है इस पूरा जो दिया हुआ था, अनसिन दिया हुआ था, पैसेज दिया हुआ। इस पे प्रश्न पूछे गए, इस पे प्रश्न पूछे गए, और आपको 2 से 3 लाइन में इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताइएगा, कोई कोई आप लोग बताइएगा, कवि शब्द का मौलिक अर्थ क्या होता है? मौलिक अर्थ देख के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमके 2-3 लाइन में लिखना है, संस्कृत लिखने आ जाएगा तो ये बेहद आसान हो जाएगा। मौलिक अर्थ क्या होता है? मूल अर्थ क्या होता है? 2-3 लाइन में आपको बताना हो हिंदी में तो कैसे बताएंगे? कोई बताइए भाई, वॉलेंटियर खड़े होइए। क्रांतिदर्शी होता है वो, उसका जो वह क्या होता है? समय से परे देख लेता है, गाना सुने होंगे, जी समय से परे, है ना, मिलना कभी, ऐसे एक गाना था कभी। तो कभी क्रांतदर्शी होता। और क्या होता है? 3 लाइन में बताना है। सामान्य लोग जो होते हैं वो अपनी जैसे सामान्य नजरों से देखते हैं, लेकिन वो उनसे परे होता है, मतलब सामान्य सोच से समय से परे। परे देख लेता। हाँ, और क्या? उसका पथ कैसा होता है ये भी बताना पड़ेगा। पथ दुर्गम होता है, तलवार पे धार पे चलने तरह जैसा। होती है। ये हुआ इसका सामान्य अर्थ। समझ में आया कि नहीं आया? ये सामान्य अर्थ आपको 2 जी से सर। 3 लाइन में यह आपको बताना है। निरुक्तशास्त्र में इसको सामान्य लोगों के लिए पुरुष कहा गया, पर निरुक्तशास्त्र में इसको क्रांतदर्शी कहा गया मौलिक अर्थ में। इसी को जो है कठोपनिषद में कहा गया है कि इसका मार्ग बहुत कठिन होता है, दुर्गम होता है। ये आपको 2-3 लाइन में लिखना है ना? आगे इसको देख करके ही लिखना है, बस आपको राइटिंग आ जाए। अब सोचिए राइटिंग का कितना महत्व है, और मेरे व्याकरण और इन सब चीजों का कितना महत्व है। और आपको मैं इस लेवल पे लाऊंगा तभी मैं आपको छोड़ूंगा, आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। आप छोड़ करके भाग बच नहीं सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको बचने का प्रयास ना हो, आप मन से कीजिए। आपको जितना भरपूर नंबर चाहिए उतना मैं मार्क्स दिलाऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। यह है कवि शब्द का अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ अर्थ कहां कहां उपलब्ध है? कवि शब्द का अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ के रूप में कहां कहां मिलता है? अध्यात्म शास्त्र मर्मज्ञ, अब देखेंगे आप तो तीसरी लाइन से अध्यात्म शास्त्र कहां कहां है, कहां कहां है? गीता में, हाँ, बहुत सुंदर। उपनिषद में, उपनिषद में, और प्राचीन अभिधानम में, प्राचीन ग्रंथों में, तीनों जगह पे है ना। यही आपको लिखना है। तो प्राचीन ग्रंथों में, गीता में, उपनिषद में इसका क्या है? उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए। कठोपनिषद में दुर्गम अध्यात्म मार्ग किसका होता है? कठोपनिषद कवि में का। कवि का। कितना आसान है। चौथा देखिए, ईशावास्योपनिषद के अनुसार परब्रह्म का कवि का क्या करता है? जो ईशावास्योपनिषद में परब्रह्म रूप कवि है वह क्या करता है? देखिएगा वह क्या करता है। कबीर मनीषी ऊपर भी स्वयंभूर याथात्यतो व्यथा शाश्वतीभ्य समाभ्य, क्या करता है वह? बताइए। वह अपनी अपनी एक दुनिया का रचना करता है, दुनिया, उर्दू नहीं, अपने जगत का जो है, उर्दू यहाँ पे अपनी कभी जगत भी की रचना करता निर्माण करता होता है, स्वयं है। जी उत्पन्न होता है ना। इन्हीं सब चीजों को लिखेंगे। समझ में आ रहा है आप लोग? बहुत अच्छा। और गीता में कवि का स्वरूप कैसा है?
कीदृशम मतम, गीता में कवि का स्वरूप कैसा बताया गया, आप बताइए लास्ट लाइन को देख करके। अणु से भी छोटा। बहुत सुंदर। पुराण है, पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन से प्राचीन मतलब। प्राचीनतम है और अनुशासिता है, अनुशासित करने वाला है, जो जैसा करता है उसका वैसा फल देने वाला है, इस जगत को सिस्टमेटिक वे देने वाला है ना। ये दो दो तीन तीन लाइन में भाव लिखना है ऐसा। ये इसलिए मैं आपको ये 2017 का ये वाला पूछा हूं, आप लोगों से ये सामने लाया हूं, क्योंकि यह सबसे कठिन था। ये जो पूछे गए हैं एग्जाम में आपसे, इसमें से ये सबसे कठिन था, इसलिए मैंने उपस्थित किया आपसे। अब आप समझ रहे होंगे, और ऐसा ही उपलब्ध होता है। अब आप सोचिए, यदि आपने 25 में से 23, 24, 25 पूरा नहीं लाया इसमें, तो ये आपकी कमी होगी कि नहीं होगी? होगी सर, बिल्कुल होगी। मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तभी ये नहीं हो पाएगा। और आप यकीन माने 4 महीने आपने मेहनत किया तो मैं इस लेवल पे आपके सारे प्रश्नों को लिखना सिखाऊंगा। बहुत जरूरी है, हमें इस लेवल पे लिखना है। और ये सारा, ये जो चीजें हैं जो आते हैं ना, ये हम पहले ही कवर करके जाएंगे। युद्ध में लड़ने से पहले आप तैयारी कर करके जाते हैं। तैयारी बहुत दिनों की होती है, बचपन से कई लोग तैयारी करते हैं। यूपीएससी का जब प्रीलिम्स देने जाते हैं, पहले के समय क्या होता था कि टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं दिए, सीधे बैठ गए, यूपीएससी टेस्ट ले रहा है आपका। नहीं, पहले आप टेस्ट दे लीजिए। मान लीजिए ऑनलाइन नहीं दे रहे हैं, आपको उनका प्रिंट आउट मिलता है, उसको आप दे दीजिए। और कभी भी यह ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स का जब भी आप घर पे टेस्ट दीजिए, घर से मत दीजिएगा, किसी लाइब्रेरी अनजान माहौल में बैठिए, अनजान माहौल में बैठ करके दीजिए। वहां पे जब हम किसी, क्योंकि एग्जाम सेंटर अनजान माहौल होता है, हम फेमिलियर जगह पे कभी भी टेस्ट मत दीजिए, अनजान माहौल में जाए। अगर उपलब्ध नहीं है, हरदम जो है, जो भी टेस्ट आपको देना है, आप अनजान जगह पे लाइब्रेरी में चले जाइए, या फिर कई ऐसी बीच में भीड़ भाड़ की जगह हो, जहाँ पे लॉन हो, या ऐसी जगह हो कोई जहाँ पे लोग आते जाते हो, थोड़ा भीड़ वाला माहौल हो। इससे आपका धीमे धीमे आदत बन जाएगा उस नए माहौल को एक्सेप्ट करने की। घर में टेस्ट मत दीजिएगा, टेस्ट आपको प्रीलिम्स का स्पेशली वह क्या है, नए माहौल में जाकर के दीजिए। इसीलिए टेस्ट आप अगर घर से कर रहे हैं तो आप लाइब्रेरी में जाके दीजिए या अन्य जगहों पे जाके दीजिए, ठीक है, ये मत भूलिएगा। चलिए, तो इस तरीके से आपको 8वां नंबर, ये कंपलसरी संस्कृत में होता है, आप छोड़ सकते हैं इस पूरे प्रश्न को, मगर इसमें यदि आपने 45 प्लस नहीं उठाया तो आपका उधर जो टारगेट है 330, ये आपको कंपलसरी है। यानी कि पहला प्रश्न संस्कृत में लिखेंगे हम, 8वां प्रश्न कंपलसरी हम लोग संस्कृत में लिखेंगे, और 5वां जो कि एस्से होता है, वह संस्कृत में 5 एस्से आते हैं, वह संबंधित होता है आपके कल्चर से और आर्ट से। साथ में जो है दर्शन जो हम पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर और फिलॉसफी, 4 और 5 जो पॉइंट है, इसी में से वह प्रश्न 5वां जो एस्से है वह पूछा जाता है आपका। तो एस्से 5वां संस्कृत राइटिंग आ रही होगी। हाँ, पूछ लीजिए, राजेश्वरी पूछ लीजिए। तो इंडियन फिलॉसफी और आर्ट एंड कल्चर से एस्से आपका पूछा जाता है, वह संस्कृत में कंपलसरी होता है देना। 5 एस्से आपको पूछे जाएंगे, और या तो वह फिलॉसफी से संबंधित होगा या फिर आर्ट एंड कल्चर पे होगा। आर्ट एंड कल्चर और इसके सिलेबस को, फिलॉसफी के सिलेबस को अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पहले सेक्शन को कवर करेंगे। पहले सेक्शन में मैंने बताया व्याकरण, संस्कृत राइटिंग, अनसीन पैसेज और एस्से हम लोग कवर करेंगे। अब अच्छा, इन्होंने प्रश्न पूछा राजेश्वरी कि 4 मंथ आप क्या संस्कृत को ही देना? नहीं नहीं, 4 मंथ आपको 2 घंटे का यह क्लास, और 2 घंटे से 1.5 घंटे, कभी 1 घंटे आपको होमवर्क, उसके अलावा आप जीएस कीजिए। होमवर्क आपका जरूरी है, 1 से 1.5 घंटे, 2 घंटे, और साथ में आपको यह जो क्लास है 2 घंटे की। चलिए, तो अब हम द्वितीय पाठ, प्रथम घंटे में फर्स्ट जो आवर है पूरे 4 मंथ का,
उसमें अभी तक जो बताया गया वह हम लोग करेंगे। द्वितीय पार्ट में चलते हैं, इसमें सिलेबस का भी चर्चा करेंगे। 3 हम लोगों ने प्रश्न भी देख लिए एक तरीके से, पहला व्याकरण, 5वां एसे और 8वां अनसीन पैसेज। अब बाकी जो है सिलेबस कंप्लीट इन 5 टॉपिक पे है। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत क्रिटिसिज्म, संस्कृत लिंग्विस्टिक, इंडियन फिलोसफी, आर्ट एंड कल्चर। पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर का क्या स्कोप है और क्या चीजें हमारे पास उपलब्ध है द्वितीय पार्ट में। देखिए, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य का इतिहास, आप एक तरीके से जो सिलेबस में है वह रामायण महाभारत से है, परंतु हम थोड़ा सा और भी अध्ययन करेंगे। रामायण, महाभारत, महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य जिसे आप बाणभट्ट कादंबरी आप लोग नाम सुने होंगे, गीति काव्य, मेघदूतम आपने नाम सुना होगा, महाकाव्य रघुवंशम, कुमार संभवम आपने सुना होगा, रामायण महाभारत आपने सुना ही होगा। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में हमारे पास 3 बुक हैं प्रिपेयर की हुई हैं। पहला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ऐसे ही 2 और हैं, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के 3 पार्ट हैं, आपको जो बुक दिया गया है हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों में यह उपलब्ध है। इसमें जो हम अध्ययन करेंगे, जो हमारा सिलेबस है और चीजें हैं, उसमें जो पहली बुकलेट आपको जो उपलब्ध होगी उसमें है महाकाव्य। महाकाव्य उपलब्ध है। महाकाव्य जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा जाता है, और जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका 4था नंबर। हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो क्वेश्चन आते हैं प्रथम प्रश्न पत्र में 4थे नंबर में 50 मार्क्स का पूछा जाता है, और जो महाकाव्य है और कुछ प्रोज काव्य यानी गद्य काव्य है वह सेकंड पेपर के प्रथम नंबर क्वेश्चन में, ये कंपलसरी होता है, ये हिंदी, इंग्लिश अथवा किसी अन्य में आप लोग लिख सकते हैं। दोनों प्रथम प्रश्न के जो फर्स्ट पेपर है उसमें 4था नंबर क्वेश्चन, वो आप हिंदी अथवा इंग्लिश, संस्कृत किसी में भी लिख सकते हैं, और द्वितीय प्रश्न पत्र का पहला क्वेश्चन जो कि हिंदी, इंग्लिश अथवा संस्कृत, परंतु द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पहला क्वेश्चन है वह कंपलसरी है, वो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते आप। 8 प्रश्न आते हैं द्वितीय में भी, इसमें से हमें 5 करने हैं। पहला कंपलसरी है और 5वां कंपलसरी है। पहले में महाकाव्य और प्रोज काव्य आते हैं, महाकाव्य और गद्य काव्य आते हैं, और इसी से संबंधित प्रश्न आपको प्रथम प्रश्न पत्र के 4थे नंबर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये 3 बुकलेट हैं। पहले में आपको जो बुकलेट आपके पास उपलब्ध होगी इसमें महाकाव्य की परंपरा, वो जो ट्रेडिशन रहा है वह पूछा जाएगा। कालिदास के बारे में, उनके 2 ग्रंथ हैं, महाकाव्य 2 हैं हमारे सिलेबस में, रघुवंशम, कुमार संभवम। थोड़ा सा अश्वघोष के बारे में जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है परंतु हमें पढ़ना आवश्यक है। फिर भारवी का जानेंगे, भारवी का किरातार्जुनीयम, ये मैं द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम जो क्वेश्चन आता है उससे संबंधित बता रहा हूं आपको, और यही चीजें आपको प्रथम प्रश्न पत्र के 4थे में आता है। ठीक है, तो जैसे भारवेर अर्थ गौरवम आपको प्रथम प्रश्न पत्र के 4थे में भी आ जाएगा, और भारवेर अर्थ गौरवम द्वितीय प्रश्न पत्र के प्रथम में भी आ जाएगा, पहले प्रश्न में भी आ जाएगा। जैसे उपमा कालिदासस्य है, यह प्रथम प्रश्न पत्र में 4थे नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा, और वही उपमा कालिदासस्य प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के पहला जो क्वेश्चन है उसमें भी पूछा जा सकता है। उसी तरीके से माघ कवि हैं, उनका शिशुपाल वधम एक ग्रंथ है, और श्रीहर्ष एक कवि हैं जिनका नैषधीय चरितम जो है ग्रंथ है, यह उसमें उपलब्ध है। और इसके अलावा रामायण ग्रंथ जो पहला बुक आपको उपलब्ध है उसमें है। इसके साथ में सुंदरकांड उपलब्ध है। सुंदरकांड हमारे सिलेबस में द्वितीय प्रश्न पत्र के जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें आता है, परंतु हम सिलेबस में यहीं रखे हैं और इसी में पढ़ेंगे। जब रामायण पढ़ेंगे तो सुंदरकांड को भी साथ में पढ़ेंगे, परंतु जो प्रश्न आता है वह द्वितीय प्रश्न पत्र का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है वो भी कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी अथवा इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसमें सुंदरकांड आता है, वह हम लोग देखेंगे। और महाभारत, तो ये जो पहली बुक है आपके पास जो पहुंच रही होगी या कुरियर के माध्यम से पहुंच गया होगा या जिनके पास होगा, इसमें ये सारी चीजें उपलब्ध होंगी। ये इंग्लिश मीडियम का यह बुक है,
हिंदी मीडियम में भी सेम आपको उपलब्ध होगा। और जो इसमें एक और ग्रंथ है वह है एस.वी. बार्नेकर का शिवराज्योदयम। ये नवीन महाकाव्य माना जाता है। आप लोगों ने सुना है कभी नाम शिवराज्योदयम का नाम सुना है? कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब नाम तो सुने होंगे, परंतु शिवराज्योदयम आपने सुना है क्या? कोई सुना है? और कोई? राजेश्वरी सुनी है? और कोई? नो सर। ये हमारे सिलेबस में है। ये द्वितीय प्रश्न पत्र का जो पहला क्वेश्चन है इसमें ये भी हमारे सिलेबस में है। और आपको बता दूं कि मैं पहले भी बताया हूं कि जब यह मैं कोचिंग स्टार्ट किया उस 2000 से ये सिलेबस में है, सन 2000 से यह सिलेबस में है। परंतु कोई भी जो भी एग्जाम दिया है, जो मैंने कोचिंग स्टार्ट किया है, मैं भी एग्जाम दिया था तब भी, जब उस समय 2004, 5, 6, 7 इस समय का, तो ये ग्रंथ उपलब्ध किसी के पास नहीं था। 2012-13 तक उपलब्ध नहीं था। ये मैं प्रथम बार ये ग्रंथ सिलेबस में था परंतु उपलब्ध कहीं नहीं था। लोग ऐसे ही लिख के आ जाते थे या छोड़ देते थे। मैं जब कोचिंग स्टार्ट किया तो सबसे पहले काम कि आप लोगों को मटेरियल के स्तर पे समस्या ना हो। आप लोगों ने सुना भी होगा कई जगह पे मटेरियल नहीं उपलब्ध होता है और ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आपको ऐसी समस्या हमारे साथ में नहीं आएगा। हमारे यहाँ कंप्लीट आपका एक भी चीज छूटेगा। शिवराज्योदयम, मैं जो इनके ऑथर हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर साहब, उनकी जहां पर लाइब्रेरी है वहां से मैं लेकर के आया और उसके बाद आपको नोट्स आपके पास उपलब्ध है। इस प्रथम बुकलेट में हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर के फर्स्ट बुकलेट में उपलब्ध है। लगभग 40 से 50 पेज में आपको मोर देन सफिशिएंट है अगले 4-5 साल के एग्जाम के लिए। कोई भी क्वेश्चन ये जो दिए गए हैं, जो पहला बुकलेट है ये लगभग 250 पेजेस में होगा, 280 पेजेस में, 290 पेजेस में। ये आपके सारे प्रश्न को कवर करता है। सारे प्रश्न जो है आपके इसके कवर हो जाएंगे। आपको इतर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई भी क्वेश्चन। अब आते हैं इसका जो दूसरा बुक है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, दूसरा बुक, इसमें है ड्रामा। ड्रामा यानी नाटक। यह पुनः मैं बता दूं, हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर दूसरा बुक है, आप लोगों के पास उपलब्ध होगा। यह जो ड्रामा है फर्स्ट पेपर के 4th में आता है और जो हमारे सिलेबस में है वह 7 ड्रामा है हमारे पास। वह सेकेंड पेपर के 3rd नंबर क्वेश्चन में। आप हिंदी में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, जैसी आपकी इच्छा, कंपलसरी नहीं है। ये जो है सेकेंड पेपर के 3rd नंबर क्वेश्चन में, यह जो द्वितीय बुकलेट है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर का, उसमें इसमें जो कंटेंट है वह मैं मेनली बता दूं। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ड्रामा, जो ड्रामा है, नाटक है, उसकी उत्पत्ति और जो विकास हुआ है उससे संबंधित। महाकवि भास की बातें की गई हैं जिसमें स्वप्नवास व दत्तम हमारे सिलेबस में है। शूद्रक की मृच्छ कटिकम है हमारे ग्रंथ में। पेपर सेकंड के 3rd नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। कालिदास का आपने नाम सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। जो भवभूति हैं उनका उत्तर रामचरितम है नाटक। विशाख दत्त है इसका, इनका जो है मुद्रा राक्षसम एक नाटक है। हर्ष की एक, हर्ष आप लोगों ने, आप जानते हैं हर्ष को? 2 हर्ष है हमारे। एक महाकाव्य में श्री हर्ष है, नैषद लिखने वाले, नैषद महा, और ये जो है ये हर्ष हैं जो राजा हर्ष हुए हैं। राजा हर्ष को जानते हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। राजा हर्ष जो है उनकी यह रचना है रत्नावली। आपको प्रीलिम्स में भी कभी पूछा जा सकता है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से पूछा जाता है। राजा हर्ष की रचना है रत्नावली, एक नाटिका है, नाटक नहीं है, नाटिका है। ये भी हमारे सिलेबस में है, सेकंड पेपर के 3rd नंबर क्वेश्चन में। भट्ट नारायण का वेणी संहारम एक नाटक है, वह जो है हमारे पास उपलब्ध। तो इन ग्रंथों का, अब आप सोच रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न था सेकंड पेपर का, उसमें महाकाव्य है। कौन कौन? रघुवंशम, कुमार संभवम और बहुत सारा, अभी शिवराज्योदयम का नाम मैंने लिया, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम। क्या ये सारा पढ़ना पड़ेगा क्या? या फिर ये जो सामने आपको दिख रहा है स्वप्नवास वदत्तम, मृच्छ कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम, मुद्रा राक्षसम, रत्नावली और वेणी संहारम, क्या इन सभी को पूरा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा क्या? मैं आपको बताऊं, टोटल
320 क्वेश्चन आपको सेकेंड पेपर में टोटल बनेंगे। 320 क्वेश्चन मैक्सिमम। मैं सारे की बता रहा हूं, 16 प्रश्न, 8 प्रश्न की, आपको लिखना 5 ही है। मैं टोटल 8 प्रश्न की बात कर रहा हूं। 320 मैक्सिमम बनेंगे। और पहले में 180, व्याकरण को छोड़ करके 180 मैक्सिमम बनेगा। टोटल 500 प्रश्न है, मैंने पहले भी बताया। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि सारा आपको अध्ययन करना है। मेरे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इस बुकलेट में दिया हुआ है, इन्हीं में से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो तीसरी बुकलेट है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की, और जो हम अध्ययन करेंगे, ये सारा चीज अध्ययन करेंगे तभी आपको इन सब चीजों को क्लियर होगा, और बिना समझे आपको। इसमें क्या है, मिसलेनियस है। इसमें पहले है प्रोज काव्य, जिसमें कथा और आख्यायिका, दंडी का 10 कुमार चरित सुने होंगे, फर्स्ट पेपर के पहले नंबर क्वेश्चन में आता है। बाणभट्ट की कादंबरी आपने सुना होगा, यह भी फर्स्ट पेपर के पहले नंबर क्वेश्चन में आता है। और बाकी जितने बचे हैं इसमें, ये सारे पहले प्रश्न के जो फर्स्ट पेपर है उसके चौथे नंबर पे पूछे जाएंगे। जैसे गीति काव्य, बृहत कथा और मेघदूत, गीत गोविंद, अमृत शतक, ये पहले में। परंतु यही मेघदूत, गीत गोविंद, अमरूक शतक, ये सब राजतरंगिणी आपको फर्स्ट से जो सेकंड पेपर है उसमें चौथा नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जाता है। मगर लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि उसको संस्कृत में लिखना होता है। जो सेकंड पेपर का चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें 6 ग्रंथ हैं। उन 6 ग्रंथों पे लगभग 3 पेज में आपको संस्कृत में व्याख्या लिखनी होती है। तो लोग अवॉइड करते हैं मेघदूतम, गीत गोविंदम, अमरूक शतकम, राजतरंगिणी ऐसे ग्रंथों को कि हम 3 पेज में संस्कृत में लिखे जाए। स्पीड भी कम हो जाती है क्योंकि पेपर बड़ा होता है सेकंड पेपर थोड़ा, और स्पीड कम हो जाती है। इसलिए सोचते हैं कि अभी मैं बताऊंगा क्या क्या प्रश्न आपको आइडल करना चाहिए, क्या आपको आइडल एग्जाम हॉल में करना चाहिए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। तो इस तरीके से यह जो सेक्शन है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर की जो 3 बुकलेट है, यह आपको क्या क्या कवर करती हैं। यह आपको कवर करेगा पेपर फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन, पेपर सेकेंड का 1 से लेकर के 4 में, सेकेंड में कई चीजें नहीं आएंगी, मगर 3 प्रश्न पेपर सेकेंड में, पहला, तीसरा और चौथा, और सुंदरकांड द्वितीय में आता है, द्वितीय प्रश्न क्वेश्चन में आता है ये। तो ये जो है हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर आपको पेपर फर्स्ट का चौथा नंबर क्वेश्चन कवर करेगा, पेपर सेकेंड का पहला और थर्ड, और फोर्थ भी यदि आप संस्कृत में लिखना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में उपलब्ध है, आप उसको संस्कृत राइटिंग आएगी तो इंग्लिश आपको संस्कृत में चाहिए तो वो एक्स्ट्रा आपको उपलब्ध हो जाएगा अलग से, केवल फर्स्ट जो सेकंड पेपर है उसका चौथा नंबर। और सुंदरकांड आता है द्वितीय प्रश्न जो आता है सेकंड पेपर में, उसमें सुंदरकांड है, वो भी इसी में कवर है, इसी बुकलेट में तीनों में कवर है। अब इन्हीं पर आधारित ये जो ग्रंथ हम लोगों ने देखे हैं, ये 3 जो सेक्शन हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कि आप सुन लीजिए कादंबरी है ना, और देख लीजिए इससे पहले के नाटकों में मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तर रामचरितम। इसके बाद आप देख लीजिए महाकाव्य में कुमार संभव, रघुवंशम, किरातार्जुनीयम। ये जो ग्रंथ हैं इन्हीं का जो विस्तार है वह द्वितीय प्रश्न पत्र का जो द्वितीय सेक्शन है, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन और 8वां नंबर क्वेश्चन, 5, 6, 7, 8 जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र का है, वह आपको श्लोक दिया होगा। लगभग अगर सुकनासोपदेश को छोड़ दें तो वह क्या होगा, लगभग 80 क्वेश्चन टोटल है, टोटल 80 क्वेश्चन। जैसे कि सेकेंड पेपर का 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इसको संस्कृत में लिखना होता है, कंपलसरी होता है। 5 आते हैं, आपको एक पेज में 10 से 12 लाइन में लिखना होता है। 5 आते हैं, टोटल 5 आते हैं, जिससे 10 से 12 लाइन में एक लिखना होता है। ये 3 है, इसी में से आपसे पूछा जाएगा। 3 कौन कौन है, रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनी। ये जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वह है रिलेटेड टू रघुवंशम, कुमार संभवम और किरातार्जुनी। इसमें 10-10 श्लोक है,
10 श्लोक रघुवंशम का, 10 श्लोक कुमार संभवम का, 10 श्लोक किरातार्जुनीयम का। इन्हीं में से ये 30 हो गए, टोटल 30 है ना। जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसके लिए अगर देखा जाए तो टोटल 30 है, ये 30 श्लोक है, 30 प्रश्न है एक तरीके से। यस सर। Yes, sir. इन्हीं में से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 में से ही आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई अन्य नहीं। सिलेबस फिक्स है, 1 से 10, 1 से 10, 1 से 10। ठीक है। जो छठा नंबर है इसको भी संस्कृत में लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है। जैसे श्लोक दे दिया, पेपर आप लोग देखे भी होंगे, श्लोक दिया हुआ है, उसका आपको संदर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, टिप्पणी लिखनी। परंतु ऐसा नहीं लिखना है जैसा कि सामान्य लोग ग्रेजुएशन में संस्कृत में लिखते हैं, 12वीं में संस्कृत में लिखते हैं, वैसा नहीं। यहाँ यूपीएससी में क्या है, दूसरे तरीके से लिखना है। कैसा है वह तब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वह। परंतु मैं यह बता दूं कि जैसा संस्कृत में ग्रेजुएशन में अन्य जगहों पे इसकी व्याख्या लिखी जाती है वह नहीं है। अगर कोई वैसा लिखता है तो टोटली वो फेल करेगा। यहां पर जो व्याख्या संस्कृत में लिखनी होती है वह उसका मर्म समझ करके, जैसे हम लोगों ने देखा अभी अनसीन पैसेज में दिया हुआ था, उसके समझ करके हमें लिखना था 2-3 लाइन, वैसे ही यह दिया रहता है श्लोक, उसको हमें समझ करके लिखना होता है। और फिक्स है, 30 आपने प्रिपेयर किया, 5 आना है। पिछले साल 5 आया हुआ, इसको छोड़ दीजिए, 25 ही बच गए। उसमें भी जब मैं 15 दिन का क्लास लेता हूं तो वो भी मैं फिक्स कर देता हूं कि 10 ये है। परंतु ऐसे मत कीजिएगा, आप पूरा बढ़िया से मन से पढ़ के जाइए, तैयारी सही हो, तैयारी आपकी अच्छी हो, फिर आप कहीं से भी प्रश्न पूछते कोई। 30 में से यह 5 आपसे। फिर द्वितीय जो छठा नंबर है, इसमें भी जो है 30 है, लगभग 30 है। इस 30 में से ही आपको 3 या 4 आपसे पूछा जाएगा। कई बार यह क्या होता है, जो ग्रुप 2 है, जैसे कि ईशावास्योपनिषद इसमें है, भगवत गीता है, सुंदरकांड है वाल्मीकि रामायण का, इसमें टोटल मिला के 30 श्लोक है। इसमें से कई बार 5वें में भी पूछ लेता है, क्योंकि वहां 5 पूछे जाते हैं। 3 उसने पूछ लिया रघुवंशम से, कुमार संभवम से, किरातार्जुनीयम से, और 1 रघुवंशम से एक्स्ट्रा पूछ लिया, और ईशावास्योपनिषद से हो सकता है वो 1 उसमें डाल दे। तो 5 और 6 को आप एक ही समझिए। मैं आपकी तैयारी चाहता हूं 5 और 6 दोनों आप लिखिए, दोनों संस्कृत में लिखना है। कुल 60 है, 60 में से आपको 8 लिखने होंगे, तो दोनों को अलग मत समझिए, दोनों को ये सोचिए कंपलसरी है, हमें लिखना ही है। 60 है, आपको 8 लिखना है, और पिछले जो 8 आया हुआ है उसको छोड़ दीजिए। तो 8 आप 60 में से छोड़ दीजिए, आपको 50 के लगभग 50-52 के पास में। और वो भी मैं आपको बता दूं, ये 50-52 प्रश्न नहीं है, ये तो देखने के लिए 50-52 प्रश्न है। मैं जो आपको तैयार कराऊंगा प्रत्येक पे केवल 2 से 3 प्रश्न होंगे। रघुवंशम का जो 1 से 10 है उसमें 2 से 3, कुमार संभवम का 1 से 10 है उसमें से 2 से 3, किरातार्जुनीयम से 1 से 10 है उसमें से 2 से 2 ही 3 होंगे। उसी का सिनॉप्सिस आपको लिखना होता है, जो व्याख्या होती है 2 ही 3 बनेगी सारे की, वैसे ईशावास्योपनिषद में। तो आप समझ रहे होंगे कि कितना कम, पर फिर भी मैं इसको प्रश्न में गिनाऊं, 60 प्रश्न गिनाऊं, ऐसे ये बनता कितना है, लगभग 20 प्रश्न टोटल। इसी में से ये प्रश्न को, फिर भी मैं 60 प्रश्न इसको गिनाऊं, 20 में से ही सारे आने हैं, फिर भी आपको 60 हमें प्रिपेयर करना। और ये 5वां 6वां हमें पहले से ही रहिए, हमें देना है। ये नहीं कि अच्छा संस्कृत में आता है छोड़ दीजिए। मेहनत करेंगे, मेरे साथ संस्कृत राइटिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा लिखना, बेहद आसानी से। जब जो आदमी 1 पेज लिख सकता है अपने मन से, वो 2 पेज भी लिख लेगा, बस समझ में आ जाए, बस मेहनत आप मत छोड़िएगा। चलिए, 5वां 6ठा हो गया, 7वें और 8वां इसको देखते हैं। 7वें और 8वें में, 7वें में मेघदूतम, इसमें आशय लिखना होता है, एस्से टाइप का लिखना होता है। आशय का मतलब होता है एस्से टाइप से लिखना होता है। मेघदूतम, नीति शतकम, एक सुकनास आता है, सुकनासोपदेश, ये बड़े आशय। सुकनासोपदेश में 6 प्रश्न टोटल बनते हैं, ऐसे है बड़ा सा, मगर 6 प्रश्न टोटल बनता है, बाकी 10-10 प्रश्न ये है मेघदूतम का और नीति शतकम का। इसमें से क्या है कि आपको एस्से टाइप से लिखना होता है, जैसे यूपीएससी में एस्से लिखते हैं ना, वैसे इसका आशय लिखना होता है। ये भी वैसा नहीं लिखना होता जैसे ग्रेजुएशन में लिखा हुआ है, वैसा नहीं,
ये अपने तरीके से इससे लिखना होता है। आपने क्या इस श्लोक से समझा, एथिक्स के थोड़े पॉइंट इसमें, जैसे सुखनासोपदेश हो गया, नीति शतकम हो गया, ये एथिक्स में भी आपको थोड़ा सा हेल्प करने का प्रयास करें। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखना होता है। ऐसा लिखना होता है जैसे कि यूपीएससी का कोई बच्चा एस्से लिख रहा हो। ऐसा नहीं लिखना होता है कि ग्रेजुएशन में जैसा लिखा हो। इसलिए कई बार ग्रेजुएट किए हुए एक लड़का देखेंगे, ग्रेजुएट था, 190 समथिंग रैंक थी, मगर उसका मार्क्स कितना आया, 284। रैंक ठीक थी मगर मार्क्स 284, जबकि उसको लाना चाहिए था 335। वो यही रीजन था कि वह क्या होता है, अपने ग्रेजुएशन से बाहर नहीं निकल पाता, वो चीजें डाल ही देता है, और वो यहाँ पे नहीं चाहिए। और जो चौथा है, 8वां क्वेश्चन है, वह क्या है, स्वप्नवास वदत्तम से संबंधित। उसके सारे के 10 मान के चलिए, सारे के 10। अभिज्ञान शाकुंतलम से, उत्तर रामचरितम से, ये जो है 10 इन्हीं की व्याख्या आपको करनी होती है। और जैसा कि 5वें 6ठे की व्याख्या, ये हिंदी में, मतलब 7वां और 8वां हिंदी में आपको लिखना है, या फिर इंग्लिश में लिखना है। जो इंग्लिश मीडियम के उनको इंग्लिश में, या फिर जो मीडियम आप चूज करते हैं उसमें आपको लिखना है। तो 7वां और 8वां जो है आप अपने मर्ज से लिख सकते हैं। इन दोनों में मैं कहता हूं अगर चूज करना हो तो 7वां। अब फर्स्ट पेपर में आपको, सेकंड पेपर में आपको क्या प्रश्न लिखना चाहिए, पहला दूसरा एग्जाम हॉल में लिखना चाहिए, या फिर पहला तीसरा लिखना चाहिए, जिसमें आपको सुंदर लगे, पहला दूसरा या पहला तीसरा। चौथा को हम लोग अवॉइड करते हैं। और सेकंड सेक्शन में 5वां 6ठा 7वां लिखना चाहिए, पहला दूसरा या फिर पहला तीसरा। और सेकंड सेक्शन में 5वां 6ठा 7वां। ये क्या है, आइडल मार्क्स, आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं। 8वां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आइडल मार्क्स फर्स्ट सेकंड 5 6 7, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट और थर्ड 5 6 7। यदि आप ये अटेम्प्ट करते हैं 5 क्वेश्चन तो आपको बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। कोशिश कीजिए, सभी लोग पहला और दूसरा लिखते हैं फर्स्ट पेपर में, कोशिश कीजिए पहला और तीसरा लिखने का। तीसरे में अच्छा मार्क्स उठता है जो लिखता है। सभी लोग पहला और दूसरा लिखते हैं, क्यों ना आप पहला तीसरा लिखिए। आपको मार्क्स उठाना है, 330 टारगेट करना है तब, है ना। तो पहला तीसरा, 5वां 6ठा 7वां। मगर एक आइडल माना जाता है पहला दूसरा 5वां 6ठा 7वां। थोड़ा सा आपको धारा से इतर जाना है तो पहला तीसरा लिखिए और 5वां 6ठा 7वां लिखिए। जो लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं मैं आपको बताऊं, जो यूपीएससी में, वह पहला दूसरा करते हैं, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश में लिखना होता है। और इधर 5वां 7वां 8वां लिखते हैं, क्योंकि 5वां कंपलसरी है संस्कृत में लिखना, वो लिखते हैं, और 7वां 8वां कंपलसरी नहीं है हिंदी अथवा इंग्लिश में लिखना, इसलिए। मगर मैं कहता हूं आप 5वां 6ठा दोनों लिखिए। 5वां लिख लेंगे तो 6ठा क्यों नहीं लिखेंगे। बात समझ में आया। सेकेंड पेपर में कोई बताए मुझे, कोई दिक्कत है। सेकेंड पेपर में पहला दूसरा तीसरा 5वां 6ठा 7वां 8वां, कोई दिक्कत है। कोई समस्या। नहीं सर। चलिए, थोड़ा सा बहुत बोरिंग हो जा रहे हैं आप लोग, थक जा रहे हैं, थक तो नहीं गए। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। पानी वानी रखा कीजिए, पानी वानी पीते रहिए। आज थोड़ा सा लंबा है, नहीं तो 2 घंटे की क्लास मोर देन सफिशिएंट है। अब चलते हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट का चौथा नंबर हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया था, उसमें हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर जो सेकेंड पेपर है वही पूछा जाता है। सेकेंड पेपर के ही, जैसे उपमा कालिदास से पूछा जाएगा, भारवेर अर्थगौरवम, दंडिना पदलालित्यम, पूछा गया नलचंपू बता दीजिए क्या है, पूछा गया गीति काव्य क्या होता है, ये चौथे नंबर में क्वेश्चन। वो जो 3 बुकलेट है वही से चौथे नंबर आएगा। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले ये भी कंपलसरी नहीं हिंदी अथवा इंग्लिश में, ये क्या है, काव्य शास्त्र से संबंधित। काव्य शास्त्र, कवि को क्या आना चाहिए। देखिए, आपको छंद आना चाहिए, तभी आप छंदों को लिख पाएंगे। छंद आना चाहिए, कवि को पता होना चाहिए। रस कौन सा प्रयोग होता है, कैसी जगह पे प्रयोग होता है। भाई, आप मूवी बनाते हैं तो पहले आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे तभी तो डायरेक्टर बन पाएंगे, पहले सीखेंगे ना। या फिर हो सकता है राइटर है तो कहीं जा करके आप गाइड लेंगे, क्या चीजें जरूरी होती हैं लिखना पढ़ना। तो पहले लिखने वाला, तो जो
राइटर होता है या जो काव्य होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, श्रृंगार रस का है, करुण रस है, इन सब चीजों की चर्चा इस लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत में की जाती है। मतलब इसमें दो पार्ट है, एक तो काव्य शास्त्र का इतिहास, ए और बी में आप देखेंगे, संस्कृत क्रिटिसिज्म पेपर फर्स्ट के 3rd नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ संस्कृत यानी कि संस्कृत जो काव्य शास्त्र है उसका जो इतिहास रहा है, मेनली सारे का इतिहास हमारा स्टार्ट होता है कहां से, वेदों से। वेद, भरत मुनि, आनंद वर्धन, बाद के समय काल तक हम लोग देखेंगे। और कुछ ट्रेंड है, आपने सुना होगा ध्वनि सिद्धांत, रस सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ऐसा आपने सुना होगा, कुछ पढ़ते वक्त कभी कभी सुना होगा। ये कुछ जो है स्कूल है, अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई रस को आत्मा मानता है, कोई ध्वनि को ही आत्मा मानता है, कोई स्टाइल जो होता है, रीति, उसको आत्मा मानता है। जो काव्य होता है उसका मूल क्या है, काव्य में होता क्या है, इसके विषय पे स्कूल बन गए, अलग अलग स्कूल बन गए। तो उस जो स्कूल है, प्रिंसिपल ट्रेंड है, उसी को स्कूल कहा जाता है। अलग अलग स्कूल है, ध्वनि स्कूल, रसा स्कूल, रीति स्कूल, ऐसे ऐसे स्कूल आपको मिलेंगे। तो इन स्कूल का हम लोग स्टडी करेंगे और उससे संबंधित जो आचार्य होंगे, जो सेजेस होंगे, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके जो पंडित रहे हैं, ज्ञानी लोग रहे हैं, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इन सब चीजों का इसके अंतर्गत इसमें आपको एक प्रश्न पूछा जाता है, बेहद आसान है, टोटल 20-30 प्रश्न ही इस पे बनते हैं। आगे इस सारा बुकलेट आपके पास उपलब्ध है, ये बुकलेट भी आपके पास है। इसके बाद जो हम करेंगे वह होगा भाषा विज्ञान, संस्कृत लिंग्विस्टिक। इसके 3 पॉइंट हैं और इसी से संबंधित एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। लगभग 15 से 20 प्रश्न बनता है टोटल इस प्रथम प्रश्न पत्र का। द्वितीय नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 का पहला जो प्रश्न पत्र है, फर्स्ट पेपर का सेकेंड क्वेश्चन 50 मार्क्स का, वह है लिंग्विस्टिक। टोटल 15 to 20 क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो वैदिक संस्कृत है उसके बारे में, क्लासिकल संस्कृत जो कि हम संस्कृत जानते हैं, जो हम पढ़ते हैं वो, और संस्कृत का लिंग्विस्टिक में कंट्रीब्यूशन कैसा रहा है। जो संस्कृत में जो लिंग्विस्टिक होती है, भाषा विज्ञान, उसमें संस्कृत ने क्या योगदान दिया है, और वो भी संबंधित है इंडो यूरोपियन फैमिली से। पूरे विश्व का हमें नहीं पढ़ना है, केवल इंडो यूरोपियन फैमिली और वैदिक और लौकिक संस्कृत को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये 3 से ही 20 प्रश्न लगभग बनते हैं और इन सब चीजों को, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करके जाएंगे। अब इसके बाद आता है सेकेंड पेपर, सेकेंड सेक्शन, 6वां और 7वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें फिलॉसफी, आर्ट एंड कल्चर की एक बुक उपलब्ध होगी आपको। इंडियन फिलॉसफी, जिसमें 9 स्कूल है, 6 आस्तिक दर्शन और 3 जो है नास्तिक दर्शन, और साथ में आर्ट एंड कल्चर से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर में देखिए पुरुषार्थ होता है, संस्कार, 16 संस्कार आप लोग जानते होंगे, वर्णाश्रम व्यवस्था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना। और आर्ट एंड फाइन आर्ट, आर्ट एंड फाइन आर्ट में आप देखे होंगे कि आर्किटेक्चर की स्थिति क्या थी संस्कृत में, संस्कृत ग्रंथों में क्या थी, वेदों में क्या कहा गया, या फिर मान लीजिए कुछ उपांग जो वेद होते हैं उनके संदर्भ में उपवेद जिसे कहा जाता है, वो पूछे जा सकते हैं। मेडिसिन से संबंधित हमारे यहाँ सुश्रुत संहिता काम हुआ है, ये पूछे जा सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में जो संस्कृत में काम हुए हैं वही आपसे एग्जाम में पूछा, ये नहीं कि शुंगकालीन बताएं, ऐसा नहीं। संस्कृत में जो कार्य किया गया है, मौर्यकालीन बताएं, इस तरीके का नहीं। संस्कृत में जो कार्य हुआ है आर्ट एंड कल्चर में, वह आपसे पूछा जाएगा। ये एक बुक आपके पास में उपलब्ध है, लगभग 180 पेज का है, पूरे इंडियन फिलॉसफी और आर्ट एंड कल्चर का, और साथ में हम इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। ये सारी बुक तभी समझ में आएंगी जब आप क्लास को सही से अपने से भी जब क्लास के साथ में पढ़ेंगे तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, और एक आपको उपलब्ध होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि दिया गया है। इसमें 2000 से, सन 2000 से अभी तक आए हुए प्रश्न को कैटेगरी वाइज सेलेक्ट किया गया है। जैसे मान लीजिए सेकंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का 4था नंबर संस्कृत साहित्य का इतिहास है, इसमें 2000 से अभी तक जो प्रश्न आए हैं एक जगह। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन 2000 से अभी तक जो आए हैं उनको एक जगह। तो इससे क्या है, आपको सेक्शन वाइज समझने में आसानी होगी। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध होता है, यह जो इसके संबंधित होता है। ठीक है, इसके बाद आपको इसी क्लास में
12 टेस्ट लिया जाएगा और क्लास करने के बाद इस टेस्ट को दीजिएगा। 8 सेक्शन वाइज होते हैं और फिर 4 जो है फुल टेस्ट लिया जाता है। ये जो है 12 टेस्ट आपको इसी क्लास के संबंधित उपलब्ध होता है। इसके अलावा मैं एक बात, कई बच्चे पूछते हैं इंग्लिश मीडियम में, पिछले बताया हूं कि कोई बुक ठीक नहीं है, परंतु जिसको 2-3 साल बाद देना है, ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर में है, वो क्या कर सकता है, ये एक बुक खरीद सकता है। और चाहे तो इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम को जरूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लिए ही ये बुक मैं बता रहा हूँ। वो चाहे तो, क्योंकि इसको पढ़ने में समय लगेगा, अगर वह संस्कृत से ग्रेजुएशन के बाद देना चाहता है तो यह जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में यह बुक खरीद ले। अगर मेरा नोट्स नहीं लेता है या मेरे यहाँ क्लास नहीं करता है तो वो ये करता भी है, तब भी यह पढ़ के आएगा तो उसको और बड़ा हेल्प मिलेगा। ये 8 पार्ट है, 8 पार्ट है। कौन? इंडियन काव्य लिटरेचर। ये AK वार्डर महोदय का है, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में ये हेड थे। जब मैं कनाडा गया था तो हमारे काफ़ी बड़े में आते हैं, हम तो बहुत बाद में कनाडा गए थे, जर्मनी गए थे, मगर ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में बहुत अच्छे विद्वान संस्कृत के माने जाते थे। इन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। 8 इसके पार्ट हैं, 9000 इसकी प्राइस है, 9000 की यह बुक है, 8 पार्ट में। कोई अगर जिसकी इच्छा हो कि वाकई में संस्कृत को समझना है, जानना है, और जिसके पास समय हो, 2-3 साल का समय हो, वो इस ग्रंथ को लेकर के पढ़ सकता है। केवल इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे यहाँ और की नहीं। वो कई लोग पूछते हैं कि सर कोई नाम बता दीजिए, जैसे कि इंग्लिश मीडियम में कीथ मैकडोनल्ड, ये वो। कीथ मैकडोनल्ड ये सब किसी काम के नहीं है आपके एग्जाम में 10%। ये फिर भी आपका हेल्प करेगा, और ये भी हेल्प केवल कहाँ करेगा, सेकेंड पेपर के फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में, और फर्स्ट पेपर के 4th नंबर और 3rd नंबर क्वेश्चन में। मतलब 4 प्रश्न में आपका ये हेल्प करेगा, परंतु संस्कृत की संपूर्ण समझ विकसित करने में यह काम करता है। अगर आप लोग कोई भी हो, बाद में भी यूपीएससी की तैयारी करने के बाद अगर आपको समय लगे, इसको खरीद करके आप रखिए, और ये आपके बाद में, अभी नहीं, जिसको एग्जाम देना है, अभी तैयारी करनी है, वो नहीं। जिसको इंग्लिश मीडियम है वो चाहे तो साइड में रखे, इसको ये सोचिए कि यही हमारा निकाल देगा एग्जाम, नहीं, परंतु ये बड़ा सिस्टमेटिक वे में ग्रंथ लिखा हुआ है, आप अध्ययन कर सकते हैं बहुत। और समस्या इस बात की है कि आपको 9000 का है, 8 बुकलेट है, उसके भी सब पार्ट है, एक में 2-2 है, तो लंबा समय हो तभी लीजिएगा, नहीं तो इसकी पढ़ना। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि इंग्लिश मीडियम में क्या, तो सबसे बढ़िया बुक मेरी नजर में यही है। मैकडोनल्ड की आज से 150 साल पहले लिखे गए हैं, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है आज। 100 साल पहले, 50 साल पहले लिखे गए, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये अभी का लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल से 2000 के आसपास, 2002 और ऐसे समय काल में लिखा हुआ है। ये आपके काम आएगा, इसे आप पढ़ेंगे तो यूज थोड़ा सा साइड में आप लोग चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यह, कई लोग प्रश्न पूछते हैं तो मैं सोचता हूं कि बता दूं कि भाई आप लोग इसको देख सकते हैं। जो हमारी क्लास होगी, स्टार्ट होगी, अगले 12 दिन हम लोग 2 सेक्शन नहीं करेंगे, सिंगल सेक्शन करेंगे। संस्कृत राइटिंग की जो 2 बुकलेट आपके पास उपलब्ध है उसकी हम लोग करेंगे। 12 दिन हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आगे डबल सेक्शन करेंगे, व्याकरण और मेन सिलेबस। तो सिलेबस में फर्स्ट पेपर में 8 क्वेश्चन आता है, द्वितीय प्रश्न पत्र में 8 क्वेश्चन आता है। इनमें से हमें 5-5 करने होते हैं। पहला और 5वां कंपलसरी है। फर्स्ट पेपर में पहला और 5वां संस्कृत में लिखना कंपलसरी है। सेकंड पेपर में 5वां नंबर क्वेश्चन संस्कृत में लिखना कंपलसरी है, यानी कि 3 क्वेश्चन 10 में से जो आपको लिखने हैं कंपलसरी है संस्कृत में लिखना। परंतु मैं ये कहता हूं 2 और क्वेश्चन लिखिए। कौन? पहले प्रश्न पत्र में 8वां नंबर क्वेश्चन और द्वितीय प्रश्न पत्र में 6ठा नंबर क्वेश्चन, यानी कि 5 प्रश्न आप संस्कृत में लिखिए और 5 प्रश्न आप हिंदी, इंग्लिश या अन्य लैंग्वेज, कई बच्चे अन्य लैंग्वेज में भी लिखते हैं। एक बच्ची जो है उर्दू में लिख रही है संस्कृत को,
यहाँ मेरठ से है, वो तैयारी कर रही है मेरे उसमें, तो वो उर्दू में लिख रही है। तो आप किसी अन्य लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ये जो रेस्ट क्वेश्चन है, पहले पेपर में आपको क्या करना है, पहला दूसरा जो लोग लिखते हैं, पहला दूसरा और पांचवा छठा सातवां लोग लिखते हैं, नॉर्मल बच्चे, आपको क्या करना है पहले पेपर में, ये तैयारी तो होनी चाहिए, आपको जो सुटेबल हो फर्स्ट सेक्शन में, जो सबसे बढ़िया आपको लगता हो, पहला को छोड़ करके दूसरा तीसरा में से, उनमें से 2 कीजिए, पहला दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा चौथा। और सेकंड सेक्शन में 5वें छठे 7वें 8वें में केवल 5वां और 8वां कीजिए, केवल 5वां और 8वां कीजिए। फर्स्ट सेक्शन में 3 कीजिए, सेकंड सेक्शन में 2 कीजिए। और सेकंड पेपर में भी आप चाहें तो क्या वैसे ही कर सकते हैं, फर्स्ट सेक्शन में 3 कर दीजिए, पहला दूसरा तीसरा और 5वां छठा कर दीजिए। और फर्स्ट पेपर में पहला दूसरा तीसरा कर दीजिए और 5वां 8वां कर दीजिए। ये क्या होगा, एक आइडल माना जाएगा। इसके लिए तैयार रखिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा क्लास से रिलेटेड। कोई ऐसा है जिसको कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ जांचना हो, जानना चाहता हो, या फिर उसके पास कोई प्रश्न ऐसा हो जो कि संस्कृत सिलेबस से रिलेटेड हो?